चैप्टर 1। द फॉरबिडन आर्किटेक्चर ऑफ डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी उस क्षेत्र का नाम है जहां मानव मन के सबसे छिपे हुए हिस्से काम करते हैं। वे हिस्से जिन्हें हम आम तौर पर स्वीकार नहीं करते, पर जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों, प्रतिक्रियाओं और रिश्तों को भीतर से चलाते रहते हैं। इस ज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि यह शक्ति देती है और साथ ही खतरा भी। इसलिए इसे हमेशा आग की तरह माना गया है। आग उपयोगी भी है और विनाशकारी भी। पुस्तक की शुरुआत इसी चेतावनी से होती है कि किसी भी व्यक्ति को यह भूलना नहीं चाहिए कि मैनिपुलेशन एक वास्तविक, गहरा और प्रभावी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेता। मानव मन अपने आप को स्वतंत्र समझना पसंद करता है। हर व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वह अपने निर्णय खुद लेता है, अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों के प्रभाव से बचा हुआ है। लेकिन पुस्तक बहुत सख्ती से यह स्थापित करती है कि आदमी उससे कहीं अधिक इन्फ्लुएंस ससेप्टिबल है जितना वह समझता है, क्योंकि हम सभी अपनी कमजोरियों, इच्छाओं, डर और अनमेट इमोशनल नीड्स के साथ जीते हैं। यही वल्नरेबिलिटीज मैनिपुलेशन का प्रवेश द्वार बनती है। कोई भी मैनिपुलेटर सबसे पहले इन्हीं दरारों को ढूंढता है और फिर धीरे धीरे उन दरारों को अपने उद्देश्य के लिए चौड़ा करता है। इस ज्ञान की जड़ में एक सादा परंतु असुविधाजनक सत्य है। मानव व्यवहार प्रिडिक्टेबल है। लोग अपने भावनात्मक पैटर्न, अटैचमेंट हिस्ट्री, वैलिडेशन नीड्स और इनसिक्योरिटी के आधार पर ऐसे रिएक्शंस देते हैं जिन्हें समझकर प्रभावित किया जा सकता है। पुस्तक इस बात पर स्पष्ट है कि मैनिपुलेशन का मूल यह नहीं है कि कोई इंसान बुरा है, बल्कि यह है कि इन्फ्लुएंस की कला को समझने वाला व्यक्ति दूसरे की साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ सकता है और उस स्ट्रक्चर को सटल ढंग से अपने पक्ष में मोड़ सकता है। डार्क साइकोलॉजी वही लैंग्वेज है जिसमें इस मोड़ने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। हर इंसान के भीतर दो चेहरे होते हैं। एक वह जिसे वह दुनिया को दिखाता है, समझदार, संतुलित, तार्किक। दूसरा वह जिसे वह खुद से भी छुपाता है, डर, असुरक्षा, इच्छाएं, भावनात्मक भूख। पुस्तक बार बार इस बात को रेखांकित करती है कि मैनिपुलेटर कभी भी व्यक्ति के पहले चेहरे से बात नहीं करता। वह हमेशा दूसरे चेहरे से संवाद करता है, क्योंकि वही असली दरवाजा है। जब कोई आपको ठीक आपके पेन पॉइंट पर समझता हुआ दिखता है, तो ट्रस्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यही वह क्षण होता है जहां मैनिपुलेशन शुरू होती है, बिना आपके महसूस किए। डार्क साइकोलॉजी का आधार यही है कि लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। हमारे दिमाग में चलने वाली इंटरनल नैरेटिव्स, फियर्स और डिजायर्स हमें उन विकल्पों की ओर धकेलते हैं जो कभी कभी हमारे हित में नहीं होते। पुस्तक यह भी बताती है कि इन्फ्लुएंस हमेशा फोर्स से नहीं आता। अक्सर इन्फ्लुएंस उन लोगों से आता है जिनका स्वर शांत होता है, जिनकी उपस्थिति में आपको कंफर्ट मिलता है और जो आपकी अनमेट इमोशनल नीड्स को पहचान कर ठीक उसी जगह पर अटेंशन देते हैं। यह अटेंशन बाद में लेवरेज बन जाती है। यही वह स्ट्रक्चर है जिसे पुस्तक आर्किटेक्चर ऑफ मैनिपुलेशन कहती है। वह इनविजिबल फ्रेमवर्क जो महसूस नहीं होता पर काम करता रहता है। पुस्तक यह भी स्वीकार करती है कि हर पर्सुएजन मैनिपुलेशन नहीं होती। फर्क यह है कि पर्सुएजन में मोटिव अक्सर न्यूट्रल या पॉजिटिव होता है, जबकि मैनिपुलेशन में मोटिव हिडन और सेल्फ सर्विंग होता है। इस नॉलेज की एथिकल बाउंड्री को समझना आवश्यक है, क्योंकि वही बाउंड्री यह निर्धारित करती है कि आप इन्फ्लुएंस का उपयोग हीलिंग के लिए करेंगे या एक्सप्लॉयटेशन के लिए। लेखक इस बात पर जोर देता है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, न कि दूसरों पर प्रयोग करने के लिए। अवेयरनेस शक्ति है,
पर शक्ति का उपयोग कैसा होगा, यह व्यक्ति की इंटेग्रिटी पर निर्भर है। मानव मन को इन्फ्लुएंस करने की कला में तीन आधारभूत स्तंभ है: वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, इमोशनल लेवरेज और बिहेवियरल कंडीशनिंग। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की इमोशनल स्थिति, उसकी कमजोरी और उसके अनकहे डर को समझा जाता है। इमोशनल लेवरेज वह चरण है जहां मैनिपुलेटर व्यक्ति के दिल के भीतर किसी इमोशन को पकड़कर उसे अपनी दिशा में मोड़ता है। बिहेवियरल कंडीशनिंग वह अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति के एक्शंस धीरे धीरे ऐसे पैटर्न में ढल जाते हैं जो मैनिपुलेटर को लाभ देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अक्सर इतनी सटल होती है कि विक्टिम को पता तब चलता है जब डैमेज हो चुका होता है। पुस्तक अपने पहले अध्याय में स्पष्ट कर देती है कि इस साइंस का वास्तविक खतरा इसी सटलिटी में है। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, चेतावनी नहीं देता। यह धीरे धीरे, शांत गति से आपकी ही साइकोलॉजी का उपयोग करके काम करता है। इसे पहचानने के लिए सतर्कता चाहिए, आत्म जागरूकता चाहिए और अपने मन के उन हिस्सों का सामना करने का साहस चाहिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अवेयरनेस का अर्थ पैरानोया नहीं होता। अवेयरनेस का अर्थ क्लैरिटी है। अपनी भावनाओं को जानना, अपने पैटर्न को समझना और उन निशानों को पहचान लेना जिन्हें मैनिपुलेटर एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश दो टुक है। यह ज्ञान आपको शक्तिशाली बनाता है, पर इसे सुरक्षित रूप से संभालना आवश्यक है। डार्क साइकोलॉजी को जानना आपको मैनिपुलेटर नहीं बनाता, यह आपको उस व्यक्ति में बदलता है जिसे मैनिपुलेट करना कठिन होता है। दुनिया हमेशा इन्फ्लुएंस से भरी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन इन्फ्लुएंस करता है और कौन इन्फ्लुएंस में बह जाता है। पुस्तक यही चाहती है कि पाठक इन्फ्लुएंस के प्रति अंधे न रहे, बल्कि उसके आर्किटेक्चर को समझें। क्योंकि जो व्यक्ति इस हिडन स्ट्रक्चर को देख लेता है, वह उन लोगों से अलग खड़ा होता है जो सिर्फ रिएक्शंस में जीते हैं। चैप्टर 1 यही समाप्त होता है, एक फाउंडेशन की तरह जो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की जड़ बनता है। इसमें कोई टेक्निक नहीं दी गई, कोई टैक्टिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सिर्फ यह समझाया गया है कि मैनिपुलेशन कैसे जन्म लेता है, कहां छुपता है और क्यों सफल होता है। यही वह समझ है जिसके बाद अगले चैप्टर्स के अंदर आने वाले टूल्स और सिस्टम्स पाठक के लिए खतरनाक शक्ति की तरह खुलने लगते हैं। चैप्टर 2, कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन, द साइलेंट वेपन। कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन वह क्षेत्र है जहां इन्फ्लुएंस एक कला नहीं, बल्कि एक तकनीकी प्रणाली की तरह चलता है। यह मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। न आवाज होती है, न चेतावनी, न कोई खुला आक्रमण। यह प्रक्रिया हमेशा इतनी धीमी, इतनी परिचित और इतनी साइकोलॉजिकल होती है कि व्यक्ति को उसका असर तब महसूस होता है जब उसका इमोशनल बैलेंस पहले ही बदल चुका होता है। पुस्तक इस बात को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मानव संबंधों में जो खेल सबसे घातक है वह यही है, क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा, निर्णय और आत्मबोध को भीतर से रीशेप करता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला चरण हमेशा पहचान से शुरू होता है। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपके इमोशनल वीकनेसेस को पढ़ता है। वह यह समझता है कि कौन सा अनुभव आपको सबसे ज्यादा डराता है, कौन सा एहसास आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और कौन सा खालीपन आपके भीतर सबसे गहरा है। यह पहचानने की प्रक्रिया अक्सर बातचीत के दौरान सटल प्रोबिंग से होती है। सवाल जो हल्के लगते हैं, पर जिनका उद्देश्य आपके इमोशनल लैंडस्केप का मैप तैयार करना है। इसके बाद मैनिपुलेटर उसी मैप का उपयोग आपके खिलाफ करता है। मैनिपुलेशन की शुरुआत आमतौर पर वार्मथ से होती है।
एक ऐसा ध्यान, एक ऐसी समझ, एक ऐसी निकटता जो आपको यह महसूस कराती है कि यह व्यक्ति किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा आपको समझता है। पुस्तक बताती है कि यही वह क्षण होता है जहां इमोशनल डिपेंडेंसी जन्म लेती है। डिपेंडेंसी कभी फोर्स से नहीं आती, डिपेंडेंसी हमेशा कंफर्ट से आती है। और यही इस तकनीक का सबसे मौन हथियार है। जब कोई व्यक्ति आपकी इच्छा को वैलिडेट करता है, आपके इनसिक्योरिटी को सूद करता है, आपके साइलेंस को पढ़ता है, तब आपका माइंड उसे नेचुरली एक सेफ कनेक्शन की तरह देखना शुरू कर देता है। कोवर्ट मैनिपुलेशन का अगला चरण रीइंफोर्समेंट का है, जहां मैनिपुलेटर आपके डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड देकर मजबूती देता है। रिवॉर्ड का मतलब सिर्फ प्रशंसा नहीं होता। कभी यह अफेक्शन होता है, कभी अटेंशन, कभी अग्रीमेंट, कभी सिर्फ प्रेजेंस। पर्सन टू पर्सन डायनेमिक्स में यह रिवॉर्ड एक इंटॉक्सिकेटिंग पैटर्न की तरह काम करता है। पर असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब रीइंफोर्समेंट पैटर्न से इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में बदल जाता है। पुस्तक में इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है कि किसी भी इमोशनल इन्फ्लुएंस का सबसे शक्तिशाली रूप वही होता है जिसमें रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल न हो। जब व्यक्ति नहीं जानता कि उसे अप्रूवल कब मिलेगा, तब उसका मन उस अप्रूवल पर और अधिक निर्भर होने लगता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यानी वह साइकोलॉजिकल हुक जो व्यक्ति को बार बार उसी संबंध में वापस खींचकर लाता है, चाहे वह उसे नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। मैनिपुलेशन की भाषा अक्सर सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि सटिल क्यूज में काम करती है। इसमें पॉजेज होते हैं, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, और कभी कभी कैलकुलेटेड विड्रॉल भी। विड्रॉल एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसे पुस्तक में विशेष रूप से समझाया गया है। यह वह स्थिति होती है जहां मैनिपुलेटर अचानक दूरी बना लेता है, चाहे भावनात्मक दूरी हो या संचार की कमी। यह दूरी किसी सजा की तरह नहीं दी जाती, इसे अनकही निराशा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विक्टिम यह महसूस करता है कि संबंध में कुछ टूट गया है और वह अपनी गलती खोजने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां सेल्फ डाउट शुरू होता है, और सेल्फ डाउट मैनिपुलेशन का सबसे निर्णायक बिंदु है। मैनिपुलेशन की गहराई तब बढ़ती है जब इमोशनल रीइंफोर्समेंट के साथ साथ रियलिटी शेपिंग भी शुरू होती है। यह वह तकनीक है जहां मैनिपुलेटर विक्टिम की परसेप्शन, मेमोरी और इंटरप्रिटेशन को सटल तरीकों से बदलना शुरू करता है। यह खुली गैसलाइटिंग नहीं होती, बल्कि माइक्रो गैसलाइटिंग होती है। छोटे संशय, छोटे करेक्शंस, छोटे कॉन्ट्रडिक्शंस, जिनका उद्देश्य यह साबित करना होता है कि विक्टिम की समझ हमेशा थोड़ी गलत है और मैनिपुलेटर की समझ थोड़ी अधिक सटीक। यह धीमी इरोजन विक्टिम के इंटरनल कंपास को कमजोर कर देती है और व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जजमेंट पर भरोसा खोने लगता है। पुस्तक बताती है कि कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन में अक्सर ऐसा कोई क्षण नहीं होता जहां विक्टिम स्पष्ट रूप से कह सके कि गलत क्या हुआ। प्रक्रिया बौद्धिक नहीं, भावनात्मक होती है। व्यक्ति महसूस करता है कि वह समझे जाने के लिए इस संबंध पर निर्भर है, और यह निर्भरता उसे अपनी बाउंड्रीज भूलने पर मजबूर करती है। मैनिपुलेटर को इसके लिए किसी बड़े कदम की आवश्यकता नहीं होती। उसकी शक्ति सटलिटी में है। छोटे जेस्चर्स, छोटे एक्सप्रेशंस, छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स, जिन्हें जोड़कर वह एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल केज तैयार करता है। इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा एक लक्ष्य की ओर बढ़ती है, कंट्रोल। पर यह कंट्रोल कभी एक्सप्लिसिट नहीं होता। मैनिपुलेटर आपको यह नहीं बताता कि आपको क्या करना है। वह सिर्फ आपको इस स्थिति तक ले आता है कि आप वही करना चाहें जो उसे चाहिए। और यही कवर्ट मैनिपुलेशन का सबसे गहरा पहलू है, इच्छा का पुनर्निर्माण। विक्टिम को यह महसूस होता है कि वह अपने निर्णय खुद ले रहा है, लेकिन निर्णय के बीज किसी और ने बोए होते हैं।
पुस्तक में इसे बिहेवियरल कंडीशनिंग के रूप में समझाया गया है। एक ऐसा लूप जहां व्यक्ति रिवॉर्ड और विड्रॉल के प्रेशर से ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो उसके खुद के नैसर्गिक पैटर्न से मेल नहीं खाते। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवर्ड इमोशनल मैनिपुलेशन का कोई स्थायी रूप नहीं होता। यह हमेशा व्यक्ति के टेम्परामेंट, हिस्ट्री और भावनात्मक जरूरतों के अनुसार शेप लेता है। यही इसकी इनविजिबिलिटी है। मैनिपुलेशन किसी स्पेसिफिक टेक्निक का नाम नहीं, यह एक अडेप्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर माइंड में अलग तरह से दिखती है। पुस्तक यही चेतावनी देती है कि इस इनविजिबिलिटी को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो दिखता है वह खतरनाक नहीं होता, जो नहीं दिखता वही व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। चैप्टर 2 एक स्पष्ट निष्कर्ष पर समाप्त होता है कि इमोशनल मैनिपुलेशन की शक्ति इसकी सटलिटी में है और इसके खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार अवेयरनेस है। जब व्यक्ति अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने लगता है, तब मैनिपुलेशन के प्रवेश द्वार अपने आप बंद होने लगते हैं। पर इस समझ तक पहुंचने के लिए यह जानना जरूरी है कि मैनिपुलेशन की शुरुआत हमेशा वार्मथ से होती है, क्लैरिटी से नहीं। और यही वह बिंदु है जहां आगे के चैप्टर्स इस आर्किटेक्चर को और गहराई से खोलते हैं। चैप्टर 3 रियलिटी बेंडिंग एंड माइक्रो गैसलाइटिंग फ्रेमवर्क्स। मनुष्य अपने अनुभवों पर भरोसा करके जीता है। वह जो देखता है, जो समझता है, जो याद रखता है, उसे ही वास्तविकता मानता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी यह बताती है कि मन की यह वास्तविकता जितनी स्थिर दिखती है उतनी होती नहीं है। इसे धीरे धीरे मोड़ा जा सकता है, पुनर्गठित किया जा सकता है और अंत में इतनी बदल दी जा सकती है कि व्यक्ति उसी चीज को सही मानने लगे जिसे किसी और ने उसके लिए डिजाइन किया हो। यही मैनिपुलेशन का वह चरण है जहां माइंड कंट्रोल सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं रहता, बल्कि परसेप्शन की इंजीनियरिंग बन जाता है। रियलिटी बेंडिंग हमेशा सूक्ष्म स्तर से शुरू होता है। मैनिपुलेटर विक्टिम की किसी छोटी मेमोरी को क्वेश्चन करता है, इतना हल्का और कैजुअल कि विक्टिम उसे करेक्शन समझ लेता है। विक्टिम को लगता है कि शायद उसने बात गलत याद की होगी या शायद उसने कॉन्वर्सेशन को ठीक से नहीं समझा होगा। यह पहला डाउट बहुत छोटा होता है, पर उसका असर बड़ा होता है, क्योंकि यह विक्टिम की इंटरनल सर्टेनिटी में दरार डाल देता है। यह दरार बाद में वही स्थान बनती है जहां मैनिपुलेटर अपनी नैरेटिव स्थापित करता है। माइक्रो गैसलाइटिंग का उद्देश्य विक्टिम को भ्रमित करना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे सेल्फ डाउट की ओर ले जाना होता है। जब व्यक्ति अपनी ही परसेप्शन पर संदेह करने लगता है, तब वह बाहरी व्याख्या पर निर्भर होने लगता है। यह निर्भरता ही मन के कंट्रोल का केंद्र है। मैनिपुलेटर उस डिपेंडेंसी को ऐसे प्रस्तुत करता है मानो वह क्लैरिटी दे रहा हो, जैसे वह विक्टिम को उसके कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहा हो। विक्टिम यह नहीं देख पाता कि कंफ्यूजन उसी व्यक्ति द्वारा पैदा किया गया था जो अब क्लैरिटी का स्रोत बन रहा है। यही प्रोसेस माइंड कंट्रोल का सबसे अदृश्य हिस्सा है। मैनिपुलेशन के इस फ्रेमवर्क में लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ड्स सीधे हमला नहीं करते, वे संकेतों की तरह काम करते हैं। मुझे याद नहीं कि ऐसा हुआ था, मुझे लगा तुमने कुछ और कहा था, शायद तुमने गलत समझ लिया। ये वाक्य इतने मामूली लगते हैं कि विक्टिम उन्हें पर्सनल एरर मानकर नजरअंदाज कर देता है, पर जब यही वाक्य पैटर्न रेपिटेशन में बदलने लगते हैं, तब वे माइंड की इंटरनल रियलिटी को पुनर्लेखित करने लगते हैं। विक्टिम को लगता है कि वह भूलने लगा है, वह गलत सुनने लगा है, या उसकी जजमेंट कमजोर हो रही है। इस कमजोर होती जजमेंट का फायदा मैनिपुलेटर को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति जिस पर अपनी मेमोरी से ज्यादा भरोसा करने लगे, उसके लिए वह व्यक्ति रियल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। रियलिटी बेंडिंग अक्सर इमोशनल स्टेट्स के साथ जुड़ा होता है। जब मैनिपुलेटर विक्टिम को सटली गिल्टी या कंफ्यूज्ड महसूस करवाता है,
तो उस क्षण विक्टिम का कॉग्निटिव प्रोसेसिंग धीमा हो जाता है। कंफ्यूजन के दौरान व्यक्ति क्लैरिटी खोजता है। यह क्लैरिटी मैनिपुलेटर तैयार रखता है अपने वर्जन के रूप में। यह वर्जन इतना धीरे धीरे प्रस्तुत किया जाता है कि विक्टिम को लगता है कि वह खुद इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा है। यह इल्यूजन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मैनिपुलेशन के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है, क्योंकि विक्टिम को यह महसूस नहीं होता कि उसकी सोच उसकी अपनी नहीं रही। माइंड कंट्रोल का एक और गहरा हिस्सा यह है कि मैनिपुलेटर विक्टिम की इमोशनल रिएक्शंस को भी धीरे धीरे रीशेप करता है। यदि विक्टिम किसी घटना पर दुख व्यक्त करे, तो मैनिपुलेटर उस दुख को ओवर रिएक्शन बताता है। यदि विक्टिम किसी इनकंसिस्टेंसी को नोट करे, तो मैनिपुलेटर उसे मिस इंटरप्रिटेशन घोषित कर देता है। यह रिपीटेड इनवैलिडेशन विक्टिम की इमोशनल जजमेंट को भी कमजोर कर देता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी भावनाएं विश्वसनीय नहीं है और वह उन्हें समझने के लिए दूसरे पर निर्भर होना शुरू कर देता है। यही वह डिपेंडेंसी है जिससे साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी जन्म लेती है। रियलिटी बेंडिंग में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती, वहां सटल रीडायरेक्शन होता है। मैनिपुलेटर विक्टिम की किसी बात को आउटराइट गलत नहीं कहता, बल्कि उसे ऑल्टरनेट मीनिंग देता है, एक ऐसा मीनिंग जो मैनिपुलेटर के नैरेटिव से मेल खाता हो। विक्टिम यह सोचकर शांत हो जाता है कि शायद उसका पर्सपेक्टिव इनकम्प्लीट था, पर वास्तव में वह अपनी ही इंटरनल रियलिटी को धीरे धीरे छोड़ता जा रहा होता है। यह शिफ्ट इतना स्मूथ होता है कि अवेयरनेस का कोई मोमेंट नहीं आता। यही इस टेक्निक की शक्ति है। यह विक्टिम को अपने खिलाफ नहीं खड़ा करती, बल्कि उसे अपनी ही परसेप्शन को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। माइक्रो गैसलाइटिंग का अंतिम प्रभाव यह होता है कि विक्टिम अपनी ट्रूथ कंस्ट्रक्ट खो देता है। अब वह यह नहीं जानता कि क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या महसूस किया गया या कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है। जब ट्रूथ स्लिपिंग बनने लगता है, तब मन प्रोटेक्शन के लिए एक्सटर्नल एंकर खोजता है। यह एंकर मैनिपुलेटर प्रदान कर देता है। यह डिपेंडेंसी कंट्रोल का चरम रूप है। अब मैनिपुलेटर सिर्फ विक्टिम की इमोशंस नहीं चलाता, वह उसकी रियलिटी भी डिफाइन करने लगता है। चैप्टर 3 का सेंट्रल इंसाइट यही है कि माइंड कंट्रोल व्यक्ति के मन पर कब्जा नहीं करता, बल्कि उसकी सर्टेनिटी को हटा देता है। जब सर्टेनिटी चली जाती है, तो व्यक्ति को कोई भी डोमिनेंट नैरेटिव सही लगने लगता है। मैनिपुलेटर का नैरेटिव उस खाली जगह को भर देता है। यह ऑक्यूपेशन धीरे धीरे होता है, बिना किसी नॉइस के, और जब तक विक्टिम को पता लगे, उसकी सोच, उसकी मेमोरी, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी जजमेंट ऑल रिस्ट्रक्चर्ड हो चुकी होती है। इस अध्याय का अंत यही सिखाता है कि मैनिपुलेशन की असली शक्ति कंट्रोल में नहीं, बल्कि कंफ्यूजन में है। जो व्यक्ति इस सटल कंफ्यूजन को पहचान लेता है, वह रियलिटी बेंडिंग से बच सकता है। पर जो व्यक्ति अपनी परसेप्शन पर संदेह करना शुरू कर देता है, वह अनजाने में उस जगह पहुंच जाता है जहां मैनिपुलेटर की आवाज उसकी अपनी इंटरनल वॉइस से ज्यादा मजबूत लगने लगती है। और यही माइंड कंट्रोल का वह बिंदु है जहां इन्फ्लुएंस अपनी सबसे रिफाइंड और डेंजरस अवस्था में पहुंचता है। चैप्टर 4, डार्क पर्सुएशन एंड द लॉन्ग कॉन मेथड। पर्सुएशन मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी जीवन भर इन्फ्लुएंस देते और लेते रहते हैं, पर पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि पर्सुएशन और डार्क पर्सुएशन के बीच एक गहरी खाई होती है। सामान्य पर्सुएशन में इंटेंट सामने होता है। व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी बात समझें या माने, पर उसका उद्देश्य किसी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं होता। जबकि डार्क पर्सुएशन में इंटेंट छुपा होता है और उसका लक्ष्य व्यक्ति के बिहेवियर को ऐसी दिशा में मोड़ना होता है जो उसके अपने हित से हटकर मैनिपुलेटर के हित में जाती हो। यही वह बिंदु है जहां पर्सुएशन एक एथिकल स्किल नहीं, बल्कि कोवर्ट कंट्रोल का उपकरण बन जाती है। डार्क पर्सुएशन का पहला तत्व ही कंसीलमेंट है। मैनिपुलेटर कभी भी खुलकर यह नहीं बताता कि वह आपको किस ओर ले जाना चाहता है।
वह इन्फ्लुएंस को हमेशा ग्रेजुअल बनाता है। यह ग्रेजुअलिटी इतना महत्वपूर्ण है कि पुस्तक इसे डार्क पर्सुएजन की सेंट्रल प्रॉपर्टी की तरह प्रस्तुत करती है। जब परिवर्तन धीरे धीरे आता है, तब व्यक्ति उसे रेजिस्टेंस के साथ नहीं देखता, वह उसे नेचुरल प्रोग्रेशन समझकर अपनाता है। मनुष्य तेज बदलाव को खतरा मानता है, पर धीमा बदलाव उसे फेमिलियर लगता है। मैनिपुलेटर इसी फैमिलियरिटी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल टूल है फ्रेमिंग। मैनिपुलेटर किसी भी स्थिति को ऐसे फ्रेमिंग में प्रस्तुत करता है कि उसकी इच्छित दिशा ही सबसे उचित, सबसे तार्किक या सबसे सुरक्षित विकल्प लगे। विक्टिम को लगता है कि उसने अपना निर्णय खुद लिया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह निर्णय पहले से सटल गाइडेंस के माध्यम से तय किया जा चुका होता है। डार्क पर्सुएशन व्यक्ति की ऑटोनॉमी नहीं छीनती, वह ऑटोनॉमी का इल्यूजन देकर अपनी नैरेटिव को डोमिनेंट बना देती है। लीडिंग क्वेश्चंस इस पर्सुएशन को और रिफाइंड बनाते हैं। यह प्रश्न कोई दबाव नहीं डालते, पर विक्टिम की सोच को एक प्री डिटरमिन्ड लाइन पर ले जाते हैं। ये सवाल ऐसे होते हैं कि विक्टिम सबकॉन्शियसली उन उत्तरों की ओर बढ़े जो मैनिपुलेटर के लिए कन्वीनियंट हो। यह सटल क्वेश्चनिंग टेक्निक व्यक्ति की रैशनल थिंकिंग को बाईपास करती है और उसे एक मेंटल पाथ पर ले जाती है, जो अंततः मैनिपुलेटर के कंक्लूजन तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया कॉन्वर्सेशन के भीतर इतनी सामान्य लगती है कि विक्टिम के लिए यह समझना कठिन होता है कि उसकी रीजनिंग एक्सटर्नली गाइडेड थी। रिवर्स साइकोलॉजी भी इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। यहां मैनिपुलेटर ओपन सजेशन नहीं देता, वह उसकी उल्टी सलाह देता है। विक्टिम को लगता है कि वह अपने इंडिपेंडेंट जजमेंट से मैनिपुलेटर की बात को गलत साबित कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह वही कर रहा होता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। यह टेक्निक ईगो को टारगेट करती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से उस दिशा में जाना पसंद करता है जहां उसे लगता है कि वह सेल्फ डायरेक्टेड है। डार्क पर्सुएजन की सबसे खतरनाक तकनीक स्टेट ट्रांसफरेंस है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें मैनिपुलेटर आपकी इमोशनल स्टेट के अनुकूल अपनी स्टेट अलाइन करता है, ताकि आपके और उसके बीच एक सटल इमोशनल सिंक बन सके। यह सिंक व्यक्ति को ओपननेस और सजेस्टिबिलिटी की अवस्था में ले जाता है। जब दो मन साइकोलॉजिकल रेजोनेंस में आ जाते हैं, तो इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस के बिना काम करने लगता है। पुस्तक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि इमोशनल अलाइनमेंट पर्सुएजन को मैकेनिकल नहीं, ऑर्गेनिक दिखाता है, जिससे विक्टिम को मैनिपुलेशन का कोई संदेह नहीं होता। इन सभी तकनीकों का अंतिम और सबसे रिफाइंड रूप है लॉन्ग कॉन मेथड। लॉन्ग कॉन मैनिपुलेशन एक धीमी, विस्तृत और अत्यंत कैलकुलेटेड प्रक्रिया है। यह किसी छोटे लाभ या तत्काल रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन, उसकी भावनाओं या उसकी रिसोर्सेस पर दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित करना होता है। लॉन्ग कॉन की शुरुआत हमेशा ट्रस्ट बिल्डिंग से होती है। मैनिपुलेटर विक्टिम की वल्नरेबिलिटीज को समझने के बाद उसे कंफर्ट, सपोर्ट, एम्पैथी और समटाइम्स एडमिरेशन के माध्यम से एक सुरक्षित जगह प्रदान करता है। यह सुरक्षित जगह विक्टिम को मानसिक रूप से खुला बना देती है। लॉन्ग कॉन का दूसरा चरण सटल डिपेंडेंस का है। विक्टिम को लगता है कि मैनिपुलेटर स्टेबल, रिलायबल और इमोशनली इंटेलिजेंट है। यह भ्रम उसके भीतर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पैदा करता है। डिपेंडेंसी कभी मांग कर नहीं बनाई जाती, यह उपलब्धता और अंडरस्टैंडिंग के इल्यूजन से बनती है। जैसे जैसे डिपेंडेंसी गहरी होती है, विक्टिम की बाउंड्रीज धीरे धीरे निर्बल होने लगती है। वह मैनिपुलेटर की बातों पर सवाल कम उठाता है और वैलिडेशन अधिक खोजने लगता है। यही वह बिंदु है जहां मैनिपुलेटर इन्फ्लुएंस को पर्सुएशन से आगे बढ़ाकर कंट्रोल में बदलना शुरू करता है। लॉन्ग कॉन का चरम चरण एक्सप्लॉयटेशन है, पर यह एक्सप्लॉयटेशन भी अचानक नहीं आता। यह हमेशा ऐसे प्रस्तुत किया जाता है
कि विक्टिम को लगता है कि उसका डिसीजन जस्टिफाइड है या आवश्यक है। मैनिपुलेटर विक्टिम की इमोशंस, फियर्स, गिल्ट और होप्स के माध्यम से वही नैरेटिव बनाता है जो उसके फायदा पहुंचाए। विक्टिम को लगता है कि वह लॉयल्टी के कारण, अफेक्शन के कारण या ऑब्लिगेशन के कारण यह कदम उठा रहा है। वह यह देख नहीं पाता कि उसकी लॉयल्टी, अफेक्शन और ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पहले ही मैनिपुलेटर द्वारा बदली जा चुकी थी। लॉन्गक्यून की शक्ति उसकी शांत गति में है। विक्टिम को कभी यह महसूस नहीं होता कि उसे धीरे धीरे एक दिशा में ले जाया जा रहा है। उसे यह लगता है कि वह अनुभव के आधार पर डिसीजंस ले रहा है, जबकि अनुभव भी मैनिपुलेटर द्वारा इन्फ्लुएंस करके शेप्ड किए गए थे। पुस्तक इस मेथड को साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहती है, जहां व्यक्ति की इंटरनल आर्किटेक्चर को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि वह नेचुरली उन विकल्पों तक पहुंच जाए जो मैनिपुलेटर के कंट्रोल को मजबूत करते हैं। चैप्टर 4 का संदेश यह नहीं कि पर्सुएजन इनहेरेंटली नेगेटिव है, बल्कि यह कि पर्सुएजन की कुछ फॉर्म्स एथिक्स से दूर होकर डार्क साइकोलॉजी का रूप ले लेती है। इन फॉर्म्स का उद्देश्य इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि बिहेवियरल कैप्चर है। यह कैप्चर कभी फोर्स से नहीं होता। यह हमेशा सटल चॉइसेस, इमोशनल क्यूज और नैरेटिव कंट्रोल के माध्यम से होता है। डार्क पर्सुएशन की यही खासियत है कि यह व्यक्ति को उसका विरोधी नहीं बनाती, बल्कि उसे धीरे धीरे अपने ही निर्णयों के माध्यम से उस दिशा में ले जाती है जो मैनिपुलेटर ने पहले से तय की होती है। यह अध्याय इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि पर्सुएशन को समझना पर्याप्त नहीं, उसकी सीमा को समझना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सीमा यह तय करती है कि इन्फ्लुएंस संवाद का हिस्सा है या कंट्रोल का। जब व्यक्ति इस अंतर को पहचानना सीखता है, तब वह लॉन्ग कॉन जैसे मैनिपुलेटिव सिस्टम से सेफर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सटल शिफ्ट को नहीं पहचान पाता, वह अनजाने में ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में फंस सकता है जो उसके पूरे इमोशनल फंक्शनिंग को बदल देती है। चैप्टर 5, अनडिटेक्टेड माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन मेथड्स। माइंड कंट्रोल हमेशा किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं आता। अधिकांश लोग इसे ऐसे कल्पना करते हैं जैसे किसी के पास कोई हिडन डिवाइस हो या कोई ड्रामेटिक हिप्नोटिक फोर्स हो, पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक साधारण और अधिक खतरनाक है। असली माइंड कंट्रोल वही है जो दिखाई नहीं देता। वह इन्फ्लुएंस जो धीरे धीरे व्यक्ति के सोचने के ढांचे, उसके इमोशनल पैटर्न्स और उसके इंटरनल सिग्नल्स को मॉडिफाई करने लगता है। पुस्तक इस बात पर अत्यंत स्पष्ट है कि माइंड कंट्रोल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इनविजिबिलिटी है। कोई चेतावनी नहीं, कोई ओवर्ट मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ सटल शिफ्ट्स जो व्यक्ति को अपनी ही ओरिजिनल सेल्फ से दूर ले जाते हैं। माइंड इन्फिल्ट्रेशन की शुरुआत हमेशा परसेप्शन से होती है। मैनिपुलेटर विक्टिम के एनवायरनमेंट, उसकी रूटीन, उसके इमोशनल स्टेट्स और उसके इंटरप्रेटिव फिल्टर्स को ऑब्जर्व करता है। यह ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं होता, यह पैसिव और साइलेंट होता है। जब मैनिपुलेटर व्यक्ति के इंटरनल ब्लूप्रिंट को समझ लेता है, तब वह उसी ब्लूप्रिंट के सेंसिटिव पॉइंट्स पर काम करना शुरू करता है। यह काम सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि क्यूज और सिग्नल्स के माध्यम से होता है, जिन पर विक्टिम का ध्यान भी नहीं जाता। यही अनडिटेक्टेड माइंड कंट्रोल की असल जड़ है। व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता कि उसके थॉट्स एक्सटर्नली गाइडेड है। माइंड कंट्रोल का सबसे सटल मेथड है प्राइमिंग। प्राइमिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक इमोशनल या कॉग्निटिव स्टेट में डालने के लिए उससे जुड़ी छोटी छोटी क्यूज एनवायरनमेंट में सेट कर दी जाती है। यह क्यूज दिखाई तो साधारण देती है, पर उनका असर गहरा होता है। कोई शब्द, कोई टोन, कोई जेस्चर, कोई पॉज, ये सब मिलकर विक्टिम के अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं।
टेक्स्ट फाइल में यह साफ बताया गया है कि प्राइमिंग का असर इमीडिएट एक्शन नहीं लाता, यह फ्यूचर रिएक्शन को तैयार करता है। इसका मतलब यह कि मैनिपुलेटर पहले माइंड को तैयार करता है, फिर उसी ग्राउंड वर्क पर इन्फ्लुएंस को बिल्ड करता है। अनडिटेक्टेड माइंड कंट्रोल का एक और महत्वपूर्ण भाग है सेंसरी इन्फिल्ट्रेशन। इसमें मैनिपुलेटर एनवायरनमेंट के उन एलिमेंट्स को सटली चेंज करता है जिन्हें विक्टिम कॉन्शियसली नोटिस नहीं करता, पर जिनका इमोशनल इम्पैक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर जाता है। इसमें बैकग्राउंड इमेजरी, कलर एनवायरनमेंट, रूम डायनामिक्स, बॉडी लैंग्वेज मिररिंग, इवन साइलेंस तक का यूज किया जा सकता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि सेंसरी इनपुट्स मनुष्य के जजमेंट को बाईपास करके सीधे इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ जुड़ते हैं। इसलिए ऐसे इनपुट्स विक्टिम को कंट्रोल्ड मूड स्टेट्स में शिफ्ट करने का सबसे क्वाइट तरीका होते हैं। ऑडिटरी इन्फिल्ट्रेशन माइंड कंट्रोल का एक और रिफाइंड टूल है। इसमें आवाजें, पॉजेस, रिदम और कभी-कभी डेलिबरेटली चोजन साइलेंस का उपयोग किया जाता है। किसी कॉन्वर्सेशन में अचानक आने वाली कामनेस, धीमी होती हुई वॉइस या विशेष शब्दों को एम्फसाइज करने का तरीका विक्टिम की अटेंशन को एंकर कर देता है। व्यक्ति धीरे धीरे मैनिपुलेटर की टोन पैटर्न को इंटरनलाइज करने लगता है। कई लोगों को यह अजीब लगता है, पर मनुष्य आवाजों से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन टोन और रिदम को थ्रेट या सेफ्टी के मार्कर्स की तरह प्रोसेस करता है। मैनिपुलेटर इसी इंस्टिंक्ट का उपयोग करके विक्टिम की इमोशनल स्टेबिलिटी और सजेस्टेबिलिटी को क्वाइटली ट्यून करता है। माइंड कंट्रोल का एक अत्यंत सटल रूप है बिहेवियरल नैरोइंग। इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम के चॉइसेस को धीरे धीरे सीमित करता है। वह कोई सीधा आदेश नहीं देता, बल्कि विकल्पों को इस तरह फ्रेम करता है कि कुछ चॉइसेस स्वाभाविक लगें और कुछ प्रैक्टिकली अनअवेलेबल। यह नैरोइंग अक्सर कॉन्वर्सेशंस के टोन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और सटल डिसअपॉइंटमेंट्स के जरिए होती है। विक्टिम यह महसूस करता है कि वह अपने इच्छित ऑप्शंस चुन रहा है, पर वास्तव में उसके पास उपलब्ध ऑप्शंस पहले ही रीडिफाइन कर दिए गए होते हैं। यह स्ट्रैटेजी उसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर चलती है कि व्यक्ति विजिबल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ रिबेल करता है, लेकिन इनविजिबल रिस्ट्रिक्शन को अडेप्ट कर लेता है। माइंड इन्फिल्ट्रेशन का सबसे एडवांस स्तर है इमोशनल स्टेट मैनिपुलेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें मैनिपुलेटर विक्टिम की बेसलाइन इमोशनल स्टेट को ही एडजस्ट करना शुरू कर देता है। कोई व्यक्ति अगर अक्सर गिल्ट में रहने लगे, कंफ्यूजन में रहे या सटल एंजाइटी महसूस करे, तो वह नेचुरली क्लैरिटी और रीएश्योरेंस खोजने लगता है। जब वही रीएश्योरेंस मैनिपुलेटर प्रदान करता है, तो डिपेंडेंसी गहरी हो जाती है। यह डिपेंडेंसी किसी बाहरी कंपल्शन से नहीं आती, यह इंटरनल इमोशनल रिलीफ से आती है। विक्टिम को लगता है कि वह उस व्यक्ति के साथ सेफर है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसकी सेफ्टी का सेंस उसी व्यक्ति द्वारा इंजीनियर्ड किया गया था। द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड माइंड कंट्रोल यह है कि यह विक्टिम की अवेयरनेस को बाईपास करता है। मैनिपुलेटर सीधे विचार नहीं बदलता, वह फील्ड बदल देता है जिसमें विचार जन्म लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी थिंकिंग को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी विचार प्रक्रिया सामान्य है। यह इल्यूजन ऑफ सेल्फ जेनरेटेड थॉट ही माइंड कंट्रोल को लास्टिंग बनाती है। मनुष्य एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ लड़ सकता है, पर इंटरनलाइज्ड इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेजिस्टेंस करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि विक्टिम उसे अपना ही मान लेता है। चैप्टर 5 एक शांत परंतु महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ समाप्त होता है। माइंड कंट्रोल को रोकने के लिए पर्सन को मैनिपुलेटर की पहचान करना आवश्यक नहीं, उसे अपने ओन इंटरनल चेंजेस को पहचानना आवश्यक है। जब थिंकिंग पैटर्न्स अनएक्सप्लेन्ड रूप से बदलने लगे, जब इमोशंस किसी बाहरी संकेत से डिस्प्रोपोर्शनली जुड़ने लगे, जब कोई व्यक्ति आपकी क्लैरिटी का प्रमुख स्रोत बन जाए, तब यह संकेत होता है कि माइंड इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। पुस्तक यही कहती है
कि अवेयरनेस सिर्फ डिफेंस नहीं है। अवेयरनेस वह बाउंड्री है जो व्यक्ति को साइकोलॉजिकल ऑक्यूपेशन से बचाती है। मैनिपुलेशन साइलेंस में काम करती है, पर उसकी पहचान क्लैरिटी में खुलती है। उसी क्लैरिटी तक रीडर को पहुंचाना इस चैप्टर का उद्देश्य है। चैप्टर 6, मीडिया बेस्ड मैनिपुलेशन, द इनविजिबल ब्रॉडकास्ट। माइंड कंट्रोल सिर्फ संबंधों और क्लोज इंटरैक्शंस तक सीमित नहीं है। आधुनिक युग में इन्फ्लुएंस का सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली स्रोत मीडिया है। वह मीडियम जो मनुष्य को दूरी से छूता है, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि मीडिया बेस्ड मैनिपुलेशन उतना ही शक्तिशाली है जितना इंटरपर्सनल मैनिपुलेशन, कभी कभी उससे भी अधिक। इसका कारण यह है कि मीडिया से आने वाली इंफॉर्मेशन को लोग ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल मानते हैं, जबकि अक्सर उस इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन ही व्यक्ति की परसेप्शन को शेप कर रही होती है। मीडिया बेस्ड मैनिपुलेशन हमेशा ओवर्ट मैसेजिंग से नहीं आता। इसकी असली ताकत उन माइक्रो एलिमेंट्स में होती है जिन्हें व्यूअर नोटिस भी नहीं करता। विजुअल क्यूज, बैकग्राउंड इमेजरी, कलर टोन, पेसिंग, सटल इमोशनल ट्रिगर्स, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें व्यूअर की सोच को जेंटली गाइड किया जा सकता है। यह गाइडेंस किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं होती। यह एक सजेशन की तरह होती है जो व्यूअर के अनकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है। व्यूअर यह मानता है कि उसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसकी इमोशनल स्टेट पहले से मैनिपुलेट कर दी गई थी। पुस्तक में यह बात बार बार कही जाती है कि मीडिया का सबसे प्रभावी टूल इमेजरी है। कोई भी इमेज सिर्फ इमेज नहीं होती, वह एक इमोशनल कोड के रूप में काम करती है। किसी सीन की लाइटिंग, उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें मौजूद सटल सिंबल्स, ये सब व्यूअर की इमोशनल रेडीनेस को बदलते हैं। कुछ इमेजेस फियर के संकेत होते हैं, कुछ डिजायर के, कुछ सेफ्टी के। व्यूअर को इन क्यूज का मीनिंग कॉन्शियसली समझ नहीं आता, पर माइंड उन्हें इंस्टिंक्टिवली इंटरप्रेट कर लेता है। यही रीजन है कि स्प्लिट सेकेंड इमेजरी जो पल भर की होती है भी व्यूअर की इमोशनल डायरेक्शन को बदल सकती है। मीडिया बेस्ड मैनिपुलेशन में ऑडियो का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानव मन आवाजों को रैशनली नहीं, इंस्टिंक्टिवली प्रोसेस करता है। कोई स्पेसिफिक रिदम, कोई सर्टेन पिच या कोई रिकरिंग टोन व्यूअर के भीतर ऐसे इमोशनल एसोसिएशंस एक्टिवेट कर सकती है जिनसे उसके रिएक्शंस सटली शेप्ड होने लगते हैं। टेक्स्ट फाइल यह समझाती है कि ऑडिटरी इन्फ्लुएंस केवल म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स तक सीमित नहीं। साइलेंस भी एक साइकोलॉजिकल टूल है। जब मीडिया कंट्रोल्ड साइलेंस का उपयोग करती है तो वह व्यूअर की इमोशनल टेंशन को बढ़ाती या घटाती है, और उसी टेंशन के साथ उसके कॉग्निटिव ओपननेस को भी बदल देती है। मैनिपुलेशन का एक रिफाइंड तरीका है कॉन्टेक्चुअल एंकरिंग। इसमें मीडिया किसी मैसेज को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करती है कि व्यूअर उसे नेचुरली एक्सेप्ट करने लगे। कॉन्टेक्स्ट एक इनविजिबल कंटेनर है जिसमें मीनिंग रखा जाता है। यदि कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनाया जाए कि व्यूअर को रिजेक्शन रिस्की या अनरीजनेबल लगे, तो एक्सेप्टेंस स्वतः ही बढ़ जाता है। यह एंकरिंग व्यूअर की डिसीजन मेकिंग को बाईपास करती है। वह मैसेज को उसकी संदर्भ संरचना के कारण मोर बिलीवेबल मानने लगता है। मैनिपुलेटर इसी कॉन्टेक्चुअल डिजाइन का प्रयोग करता है, मीनिंग को नहीं बदलता, उसका सराउंडिंग बदल देता है। मीडिया इन्फ्लुएंस का एक सटल रूप है रेपिटिशन। मन रेपिटिशन को रिलायबिलिटी का संकेत मानता है। कोई आइडिया, कोई इमोशन, कोई विजुअल यदि बार बार सटल क्लूज के साथ प्रेजेंट किया जाए तो माइंड उसे फेमिलियर की कैटेगरी में रख लेता है। फेमिलियरिटी ट्रस्ट पैदा करती है, ट्रस्ट एक्सेप्टेंस पैदा करती है, एक्सेप्टेंस इन्फ्लुएंस को अलाउ करती है। यह सरल दिखने वाली चेन मीडिया मैनिपुलेशन की सबसे गंभीर मैकेनिज्म्स में से एक है। व्यूअर यह नहीं देख पाता कि उसका ट्रस्ट किसी वास्तविक कंसिस्टेंसी पर नहीं, बल्कि डिजाइन्ड रेपिटेशन पर आधारित है।
पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह भी है कि मीडिया मैनिपुलेशन हमेशा मैसेज को फोर्सफुली नहीं देती। कभी कभी वह सिर्फ सिलेक्टिव ओमिशन करती है। ओमिशन भी इन्फ्लुएंस का उतना ही शक्तिशाली प्रकार है जितना प्रेजेंटेशन। जब कुछ जानकारी प्रस्तुत की जाती है और कुछ छुपाई जाती है, तो व्यूअर इनकम्प्लीट पिक्चर को कंप्लीट मान लेता है, क्योंकि उसे मिसिंग एरियाज का पता नहीं होता। ये इनकम्प्लीट परसेप्शन मैनिपुलेटर्स के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने इंटरनल लॉजिक से गैप्स भरता है और ये लॉजिक मैनिपुलेटेड डेटा पर आधारित होता है। मीडिया बेस्ड माइंड कंट्रोल इंटरपर्सनल मैनिपुलेशन की तरह व्यक्तिगत नहीं लगता, पर उसका असर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर पड़ता है। जब किसी समाज के बड़े हिस्से को एक निश्चित इमोशनल स्टेट या नैरेटिव में सटल तरीके से ढाल दिया जाता है, तो इंडिविजुअल डिविएशंस भी कम होने लगती है। व्यक्ति खुद को भीड़ के साथ अलाइंड पाता है और यह अलाइनमेंट उसे अधिक कॉन्फिडेंट लगती है। व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसकी परसेप्शन सिर्फ भीड़ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं, बल्कि उस भीड़ को शेप करने वाली मीडिया पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है। पुस्तक में यह साफ कहा गया है कि मीडिया माइंड कंट्रोल की वास्तविक शक्ति इसी में है कि व्यूअर उसे न्यूट्रल मानता है। यदि व्यूअर किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस का अनुभव करे, तो उसके भीतर डिफेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। पर जब इन्फ्लुएंस किसी स्क्रीन से आता है, वीडियो, ऑडियो, सिंबल्स, एटमॉस्फेयर, तो व्यूअर इसे मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन समझता है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग मैनिपुलेटर के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाती है। इन्फ्लुएंस को पहचानना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका एजेंट विजिबल नहीं होता। चैप्टर 6 का अंतिम बिंदु यह है कि मीडिया मैनिपुलेशन को समझने के लिए व्यक्ति को कंटेंट को नहीं, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए। कंटेंट हमेशा दिखाई देता है, स्ट्रक्चर छिपा रहता है। स्ट्रक्चर ही वह जगह है जहां क्यूज लगाए जाते हैं, वह जगह जहां मीनिंग को रीडिजाइन किया जाता है और व्यूअर की इमोशनल नेविगेशन को सटल तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अवेयरनेस ये नहीं कि किसी मैसेज पर संदेह किया जाए। अवेयरनेस ये है कि मैसेज कैसे बनाया गया है, उसकी फ्रेमिंग, उसके ट्रिगर्स, उसके ओमिशंस, इन सबको देखा जाए। यह अध्याय मनुष्य को चेतावनी देता है कि माइंड कंट्रोल किसी एक व्यक्ति का खेल नहीं रहा। मॉडर्न वर्ल्ड में यह एक ब्रॉडकास्टेड फिनोमिनन है, एक ऐसी इनविजिबल फ्रीक्वेंसी जिसके भीतर मनुष्य रोज चलता है। यह फ्रीक्वेंसी तभी हार्मलेस है जब व्यक्ति उसे पहचानना सीख ले। जो व्यक्ति स्ट्रक्चर देख लेता है, वह इन्फ्लुएंस के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। जो व्यक्ति स्ट्रक्चर नहीं देख पाता, वह वही मानने लगता है जो उसे प्रस्तुत किया जाता है। चैप्टर 7, माइंड गेम्स, कंट्रोल, केओस एंड साइकोलॉजिकल पनिशमेंट। माइंड गेम्स किसी भी मैनिपुलेशन का वह चरण है जहां कंट्रोल सटल इन्फ्लुएंस से हटकर टारगेटेड साइकोलॉजिकल प्रेशर में बदल जाता है। यह गेम्स सरफेस पर प्लेफुल या इमोशनल लग सकते हैं, पर इनका पर्पस केवल एक होता है, विक्टिम के सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को तोड़ना और उसे ऐसे इमोशनल लूप में डालना जहां उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल और मैनिपुलेबल बन जाए। पुस्तक में माइंड गेम्स को माइंड कंट्रोल का सबसे इंजीनियर्ड रूप कहा गया है, क्योंकि ये टेक्निक्स किसी बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इमोशनल डिस्टॉर्शन से काम करती है। विक्टिम इन डिस्टॉर्शंस को मिसअंडरस्टैंडिंग, मूड स्विंग्स या रिलेशनशिप टेंशन समझता है, जबकि वास्तव में वे डेलिबरेट साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। माइंड गेम्स की शुरुआत अक्सर एम्बिग्यूटी से होती है। मैनिपुलेटर जानता है कि एम्बिग्यूटी मनुष्य के लिए असहनीय स्थिति है। जब मीनिंग अनक्लियर हो, जब सिग्नल्स मिक्स्ड हो, जब इमोशंस इनकंसिस्टेंट हो, तब व्यक्ति क्लैरिटी खोजने के लिए बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी उसे मैनिपुलेटर के क्लोजर ले आती है, क्योंकि वही क्लैरिटी देने की पावर रखता है। विक्टिम इस खोज को अफेक्शन या कमिटमेंट समझ लेता है, पर यह डिपेंडेंसी की शुरुआत होती है। एम्बिग्यूटी रिलेशनशिप को अनिश्चित रखती है और यह अनसर्टेनिटी विक्टिम को इमोशनली अनस्टेबल बनाती है।
इमोशनल इंस्टेबिलिटी माइंड कंट्रोल का फर्टाइल ग्राउंड है। मैनिपुलेटर इस एम्बिग्यूटी को पुश एंड पुल डायनेमिक्स से स्ट्रेंथन करता है। कभी वह अत्यधिक वार्मथ देता है, कभी अचानक कोल्ड हो जाता है। ये शिफ्ट्स किसी इमोशन की नेचुरल फ्लक्चुएशन नहीं होते। ये केयरफुली टाइम्ड मूव्स होते हैं जिनका उद्देश्य विक्टिम के नर्वस सिस्टम को ऐसे कंडीशन करना होता है कि वह मैनिपुलेटर की अटेंशन को रिवॉर्ड की तरह एक्सपीरियंस करे। जब व्यक्ति रिवॉर्ड की वैल्यू अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जोड़ देता है, तब वह उसे पाने के लिए अधिक डेस्परेट बन जाता है। यह डेस्परेशन मन में सटल पैनिक उत्पन्न करती है और पैनिक रीजनिंग को नेग्लिजिबल बना देती है। वहीं से कंट्रोल शुरू होता है, बिना किसी विजिबल कॉन्फ्रंटेशन के। माइंड गेम्स का दूसरा गहरा रूप है थ्रेट ऑफ लॉस। यह थ्रेट कभी एक्सप्लिसिट नहीं दिया जाता, यह हमेशा इम्प्लीकेशन में होता है। साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट, डिमिनिशिंग इंटरेस्ट और सटल विड्रॉल के रूप में। विक्टिम को लगता है कि वह कुछ खो रहा है, जबकि वह पता नहीं कर पाता कि क्या खो रहा है या क्यों खो रहा है। यह लॉस की शैडो विक्टिम को इमोशनली डिपेंडेंट बनाती है। व्यक्ति लॉस के फियर में अपना बिहेवियर एडजस्ट करने लगता है। यह एडजस्टमेंट ही मैनिपुलेटर को वही कंट्रोल देता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। टेक्स्ट फाइल में इसे साइकोलॉजिकल पनिशमेंट कहा गया है, एक ऐसा पेनल्टी सिस्टम जो वर्ड्स से नहीं, एब्सेंस से काम करता है। माइंड गेम्स की एक रिफाइंड टेक्निक है मैन्युफैक्चर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। मैनिपुलेटर जानता है कि विक्टिम क्लैरिटी चाहता है, इसलिए वह बार बार ऐसे मोमेंट्स बनाता है जहां विक्टिम को लगता है कि उसने कुछ गलत कहा या गलत समझा। यह सेल्फ डाउट विक्टिम को दो तरीकों से वीकन करता है। पहला, वह अपनी इमोशनल रिएक्शंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। दूसरा, वह मैनिपुलेटर को रीअश्योरेंस के प्राइमरी सोर्स के रूप में देखने लगता है। रीअश्योरेंस की यही डिपेंडेंसी विक्टिम को ऐसी साइकोलॉजिकल जगह में ले जाती है जहां उसकी ऑटोनॉमी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह खुद को करेक्ट करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे यह दिखता ही नहीं कि गलतियां उसके अंदर नहीं, उसे दी गई सिचुएशंस में थी। इटर्नल ब्रेकअप पैटर्न भी इसी साइकोलॉजिकल लॉजिक पर काम करता है। इसमें मैनिपुलेटर रिपीटेडली रिलेशनशिप को एंड करने या डिस्टेंस बनाने की धमकी देता है, पर अंत में वापस भी आता है। यह साइकिल विक्टिम को कांस्टेंट इमोशनल हाइपर विजिलेंस में डाल देती है। व्यक्ति फियर ऑफ अबैंडनमेंट के कारण ओवरली कंप्लाइंट बन जाता है। उसे लगता है कि स्टेबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि रियल स्टेबिलिटी कभी थी ही नहीं। वह सिर्फ एक इल्यूजन थी जो मैनिपुलेटर क्रिएट और इरेज करता रहा। यह रिपीटेड एंडिंग्स विक्टिम के इमोशनल रेजिलियंस को कम करते हैं। व्यक्ति ग्रेजुअली साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टेड हो जाता है और एग्जॉस्शन हमेशा कंट्रोल के लिए सबसे आसान अवस्था होती है। माइंड गेम्स का एक और एस्पेक्ट है सिलेक्टिव अफेक्शन। मैनिपुलेटर अफेक्शन को एक साइकोलॉजिकल करेंसी की तरह यूज करता है। जब विक्टिम डिजायर्ड बिहेवियर दिखाता है, अफेक्शन मिलता है। जब वह असर्टिव या क्वेश्चनिंग होता है, अफेक्शन इमीडिएटली विड्रॉ हो जाता है। विक्टिम इसे कॉन्शियसली नहीं समझता, पर उसके भीतर एक कंडीशनिंग डेवलप होने लगती है, एक न्यूरल एसोसिएशन की कंप्लायंस सेफ्टी लाती है और ऑटोनॉमी डिसरप्शन। यही कंडीशनिंग इवेंचुअली उसकी एंटायर बिहेवियरल पैटर्न्स को रीमॉडल कर देती है। यह डायनामिक्स जितनी क्वाइट दिखती है, उतनी ही डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि विक्टिम को कभी यह महसूस नहीं होता कि वह कंट्रोल्ड है। उसे लगता है कि वह रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। मैनिपुलेटर इसी इल्यूजन को अलाइव रखता है। माइंड गेम्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को विक्टिम के सिर पर डालते हैं। मैनिपुलेटर लगातार संकेत देता रहता है कि इश्यूज विक्टिम के बिहेवियर में है। यह नैरेटिव विक्टिम की सेल्फ इवैल्यूएशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। व्यक्ति अपने इमोशंस, नीड्स और रिएक्शंस को अनरिलायबल मानने लगता है। यह इंटरनल कोलैप्स माइंड कंट्रोल का वो फाउंडेशन है जिस पर सभी एडवांस टेक्निक्स ऑपरेट करती है।
चैप्टर 7 का सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट यह है कि माइंड गेम्स डायरेक्ट अटैक्स नहीं होते। वे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बदलते हैं। वे उस इमोशनल क्लाइमेट को रीशेप करते हैं जिसमें विक्टिम सोचता, महसूस करता और रिएक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट मैनिपुलेटेड है तो थॉट्स नेचुरली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। यही रीजन है कि माइंड गेम्स के इफेक्ट्स इतने लंबे और इतने डीप होते हैं। व्यक्ति बाद में भी इस कंडीशनिंग को कैरी करता है, भले मैनिपुलेटर जीवन से गायब क्यों ना हो गया हो। इस अध्याय के अंत में पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि माइंड गेम्स को पहचानना सर्वाइवल स्किल है। कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेशन से इम्यून नहीं है, क्योंकि मनुष्य इमोशनल कनेक्शन की तलाश में रहता है। वही कनेक्शन उसे ब्लाइंड भी बनाता है। जब अफेक्शन, विड्रॉल, अनसर्टेनिटी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट लगातार एक ही व्यक्ति से आते हैं तो मन लॉजिकली नहीं, इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है। इंस्टिंक्ट्स वल्नरेबिलिटी बन जाती है। वल्नरेबिलिटी कंट्रोल का गेटवे बन जाती है, और वही गेटवे माइंड गेम्स को इतने खतरनाक बनाता है। चैप्टर 8, द साइंस ऑफ डिसेप्शन, लाइस, लेयर्स एंड आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। डिसेप्शन मनुष्य के व्यवहार का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर छोटे झूठों, बहानों या अधूरी बातों के दायरे में समझ लेते हैं। लेकिन पुस्तक स्पष्ट करती है कि साइकोलॉजिकल डिसेप्शन इससे कहीं व्यापक, लेयर्ड और डेंजरस प्रणाली है। यह सिर्फ किसी तथ्य को छुपाने या गलत कहने का नाम नहीं, यह उस पूरी प्रोसेस का नाम है जिसमें मैनिपुलेटर विक्टिम की परसेप्शन, मेमोरी और इंटरप्रिटेशन को धीरे धीरे रिकॉन्फ़िगर करता है। डिसेप्शन माइंड कंट्रोल की फाउंडेशनल मैकेनिक्स में से एक है, क्योंकि यह विक्टिम के इनर रियलिटी फ्रेमवर्क पर काम करती है। वह फ्रेमवर्क ही धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति अपनी क्लैरिटी खो देता है और मैनिपुलेटर के नैरेटिव पर निर्भर होने लगता है। डिसेप्शन की शुरुआत हमेशा सटल होती है। मैनिपुलेटर कभी सीधे झूठ बोलकर शुरू नहीं करता। वह पहले विक्टिम का ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है, और ट्रस्ट के साथ विक्टिम की इंटरनल फिल्टर्स नेचुरली कमजोर हो जाती है। मनुष्य ट्रस्टवर्दी व्यक्ति की बातों को एक्टिवली क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि ट्रस्ट कॉग्निटिव शॉर्टकट्स एक्टिवेट कर देता है। यह शॉर्टकट विक्टिम के माइंड को रिलैक्स करता है, और रिलैक्स माइंड डिसेप्शन के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। यही कारण है कि डिसेप्शन की सबसे मजबूत टेक्निक्स वे नहीं है जो लाउड हो, बल्कि वे हैं जो सटल हो, जिनका एंट्री पॉइंट व्यक्ति के ट्रस्ट के साथ अलाइन होता है। पुस्तक डिसेप्शन को एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्रस्तुत करती है। इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर छोटे ओमिशंस होते हैं, वह बातें जिन्हें मैनिपुलेटर जानकर नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उन्हें बताने से उसकी नैरेटिव डिस्टर्ब हो सकती है। ये ओमिशंस इतने सामान्य दिखते हैं कि विक्टिम ध्यान भी नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे ओमिशंस बढ़ते हैं, मैनिपुलेटर उन्हें स्ट्रेटेजिक विथहोल्डिंग में बदल देता है। स्ट्रेटेजिक विथहोल्डिंग का उद्देश्य विक्टिम को इनकम्प्लीट रियलिटी देना नहीं, उसे ऐसी इनकम्प्लीट रियलिटी देना है जिसमें मिसिंग पीसेस विक्टिम खुद अपने मन से फिल कर ले। यह फीलिंग स्वतः ही मैनिपुलेटर के डिजायर्ड नैरेटिव से मैच कर जाती है, क्योंकि उसका इमोशनल स्ट्रक्चर पहले ही मैनिपुलेटेड हो चुका होता है। डिसेप्शन के विकसित रूप में लाइस की जरूरत नहीं होती, हाफ ट्रूथ्स पर्याप्त होते हैं। हाफ ट्रूथ का उपयोग मैनिपुलेटर इसलिए करता है क्योंकि प्योर लाइस रेजिस्टेंसेस एक्टिवेट कर सकते हैं। हाफ ट्रूथ्स फेमिलियर दिखते हैं, वे क्रेडिबिलिटी का इल्यूजन पैदा करते हैं। विक्टिम को लगता है कि जो बात कही गई है वह रीजनेबल है, जबकि वह सिर्फ पार्शियली ट्रू होती है। यह पार्शियल ट्रूथ विक्टिम की रीजनिंग को मिसडायरेक्ट करने का सबसे सटल तरीका है। जब रीजनिंग मिसडायरेक्ट हो जाती है तो पूरा कंक्लूजन मैनिपुलेटर के पक्ष में नेचुरली टिल्ट हो जाता है। आइडेंटिटी मैनिपुलेशन डिसेप्शन का सबसे एडवांस्ड हिस्सा है। इसमें मैनिपुलेटर सिर्फ फैक्ट्स नहीं बदलता, वह अपना पर्सोना बदलता है। वह अपने आप को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग वर्जन के रूप में प्रेजेंट करता है।
ताकि विक्टिम यह ना समझ सके कि मैनिपुलेटर की वास्तविक मोटिवेशंस क्या है। कभी वह ओवरली केयरिंग दिखता है, कभी मिसअंडरस्टूड, कभी अथॉरिटेटिव, कभी वल्नरेबल। यह स्विचिंग इंटेंशनल होती है। स्विचिंग का उद्देश्य विक्टिम के भीतर एक इमोशनल एम्बिग्यूटी पैदा करना है, ताकि विक्टिम को मैनिपुलेटर के बारे में कोई स्थिर जजमेंट न मिल सके। जजमेंट जितनी अनस्टेबल होगी, डिपेंडेंसी उतनी गहरी होगी। विक्टिम ऐसे व्यक्ति पर अधिक विश्वास करता है जिसे वह इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी का सिंबल मानता है। वह कॉम्प्लेक्सिटी मैनिपुलेटर की डिजाइन होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं। डिसेप्शन का एक रिफाइंड फॉर्म है प्रोजेक्शन बेस्ड मैनिपुलेशन। इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम पर वही दोष डालता है जो वह खुद कमिट कर रहा होता है। यह टेक्निक विक्टिम को गिल्ट में डालती है और गिल्ट रीजनिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब व्यक्ति गिल्टी महसूस करता है तो वह क्लैरिटी खोजने की बजाय सेल्फ ब्लेम में उलझ जाता है। यह सेल्फ ब्लेम मैनिपुलेटर के लिए सबसे कन्वीनियंट साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां विक्टिम करेक्शन की बजाय कंप्लायंस चुनता है। कंप्लायंस डिसेप्शन का असली लक्ष्य है झूठ को सफल बनाना नहीं, बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल बनाना असली लक्ष्य है। टेक्स्ट फाइल इस बात पर विशेष जोर देती है कि डिसेप्शन का सबसे बड़ा हथियार कंफ्यूजन नहीं बल्कि प्लॉजिबिलिटी है। एक लाई कभी भी इफेक्टिव नहीं होता जब तक वह प्लॉजिबल ना लगे। मैनिपुलेटर हमेशा ऐसा वर्जन देता है जो विक्टिम की एक्सपेक्टेशंस, फियर्स या डिजायर से जुड़ा हो। मीनिंग यह कि डिसेप्टिव नैरेटिव हमेशा इमोशनल ट्रूथ पर आधारित होता है, फैक्चुअल ट्रूथ पर नहीं। जब नैरेटिव विक्टिम की इमोशनल नीड्स के साथ रेजोनेट करता है तो वह उसे लॉजिकल मानने लगता है, इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिवली फॉल्स। यही डिसेप्शन की सबसे डेंजरस विक्ट्री है। विक्टिम को बिलीव की वह परिस्थिति देना जहां डाउट अननेचुरल लगे और ट्रस्ट नेचुरल। डिसेप्शन की लेयर्ड नेचर विक्टिम को धीरे धीरे उसकी सेल्फ ट्रस्ट से दूर कर देती है। मैनिपुलेटर कभी डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता, वह विक्टिम की मेमोरी को स्लाइटली शिफ्ट करता है, विक्टिम की अंडरस्टैंडिंग को सटिली करेक्ट करता है, विक्टिम की इमोशनल रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेट बताता है। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स किसी बड़े लाई जितने लाउड नहीं होते, लेकिन क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट में विक्टिम की एंटायर परसेप्शन को रीअलाइन कर देते हैं। जब परसेप्शन अलाइन हो जाती है तो पर्सन की इंटरनल बाउंड्रीज डिसॉल्व होने लगती है। बाउंड्रीज डिसॉल्व होने का अर्थ है कि विक्टिम अब एक्सटर्नल इमोशंस और एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशंस को अपनी इंटरनल ट्रूथ मानने लगता है। इस अध्याय का महत्व इसी में है कि डिसेप्शन को केवल लाई के रूप में नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए। यह स्ट्रक्चर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक विक्टिम उसका प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि मैनिपुलेटर ट्रूथ डिस्टॉर्ट करता है, वह ट्रूथ की डेफिनेशन ही बदल देता है। मैनिपुलेटर विक्टिम को ऐसी रियलिटी में रहने देता है जो कोहेरेंट लगती है पर मैन्युफैक्चर्ड होती है। मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी सबसे सटल इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि वह पर्सन को कंफर्ट देती है और कंफर्ट रेजिस्टेंस को इलिमिनेट कर देता है। ये चैप्टर 8 अंत में यह सिखाता है कि डिसेप्शन को पहचानने का पहला तरीका वर्ड्स को नहीं, बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। डिसेप्शन कभी आइसोलेटेड लाई के रूप में नहीं दिखता, यह हमेशा कंसिस्टेंसी में दिखता है। कंसिस्टेंसी ऑफ अवॉइडेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ हाफ आंसर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ शिफ्टिंग नैरेटिव्स, कंसिस्टेंसी ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। जो व्यक्ति इस कंसिस्टेंसी को पढ़ लेता है वह डिसेप्शन के जाल से बाहर निकल सकता है, पर जो व्यक्ति सिर्फ वर्ड सुनता है वह नैरेटिव की सरफेस में फंसा रहता है। चैप्टर 9 साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, आइडेंटिफाइंग द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेशन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को ही नहीं बल्कि मैनिपुलेटर की साइकोलॉजी को भी समझे, क्योंकि किसी भी टेक्निक का उपयोग तभी संभव होता है जब उसके पीछे मौजूद
माइंड की संरचना उसे सस्टेन कर सके। पुस्तक इस बात को बहुत साफ शब्दों में बताती है कि मैनिपुलेटर को पहचानना तकनीकें पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण है। टेक्निक्स बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, पर एक मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी का बिहेवियरल ब्लूप्रिंट लगभग स्थिर रहता है। यह ब्लूप्रिंट उसकी मोटिवेशंस, इमोशनल नीड्स, वर्ल्ड व्यू और रिलेशनल पैटर्न्स में छिपा होता है। मैनिपुलेटर की सबसे पहली विशेषता उसकी परसेप्टिवनेस है। वह लोगों को सामान्य व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व नहीं करता। वह पैटर्न्स को देखता है, बिहेवियरल पैटर्न्स, इमोशनल रिएक्शंस, इनसिक्योरिटी पॉइंट्स, ट्रिगर्स, कंफर्ट्स, साइलेंसेस। यह ऑब्जर्वेशन हमेशा निःशब्द और सटल होती है। मैनिपुलेटर कभी यह नहीं दिखाता कि वह ध्यान दे रहा है, पर वह हर डिटेल स्टोर करता चला जाता है। यह एबिलिटी उसे ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशंस में भी डीप इंफॉर्मेशन निकालने की क्षमता देती है, और यही जानकारी आगे चलकर इन्फ्लुएंस के लिए रॉ मटेरियल बनती है। मैनिपुलेटर का दूसरा प्रमुख पहलू है उसके भीतर की इमोशनल डिटैचमेंट। वह दूसरों की भावनाओं को पहचानता तो बहुत तेजी से है, पर स्वयं उन्हें वैसी इंटेंसिटी से महसूस नहीं करता। यह इमोशनल डिस्टेंस उसी को वह स्थिरता देती है जिसकी जरूरत मैनिपुलेशन के दौरान होती है। जब विक्टिम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है, मैनिपुलेटर बिल्कुल काम दिखता है। यह कामनेस उसे एडवांटेज देती है, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस के क्षणों में वही व्यक्ति स्ट्रांग दिखता है जो शांत होता है। विक्टिम अनजाने में उसी पर अपना इमोशनल एंकर रख देता है। यह एंकरिंग डिपेंडेंसी में बदलती है, और डिपेंडेंसी कंट्रोल का आधार बनती है। मैनिपुलेटर के भीतर एक और स्थायी गुण है, अडैप्टिव पर्सोना। वह परिस्थिति के अनुसार अपना स्वर, अपना बिहेवियर, अपनी वल्नरेबिलिटी और अपना कॉन्फिडेंस बदल सकता है। यह एडेप्टेशन किसी सर्वाइवल नेसेसिटी का परिणाम नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। कभी वह अत्यंत केयरिंग दिखता है, कभी मिसअंडरस्टूड, कभी वल्नरेबल, कभी स्ट्रांग, कभी न्यूट्रल। यह शिफ्टिंग विक्टिम को एक स्थिर जजमेंट विकसित करने से रोकती है। यदि व्यक्ति किसी को स्पष्ट रूप से समझ न पाए, तो वह नेचुरली उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। मैनिपुलेटर इसी डाउट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। मैनिपुलेटर की एक गहरी विशेषता है उसके वर्ड्स और एक्शंस के बीच इंटेंशनल मिसमैच। वह हमेशा वही बात नहीं करता जो वह वास्तव में चाहता है, और जो करता है उसका अर्थ अक्सर उसके बोले गए शब्दों से अलग होता है। यह मिसमैच कंफ्यूजन पैदा करता है, और कंफ्यूजन मैनिपुलेटर की सबसे विश्वसनीय टेरिटरी है। कंफ्यूज्ड व्यक्ति क्लैरिटी चाहता है, और मैनिपुलेटर क्लैरिटी का प्रोवाइडर बनकर कंट्रोल स्थापित करता है। विक्टिम यह महसूस भी नहीं करता कि उसकी क्लैरिटी उसी व्यक्ति द्वारा गाइडेड है जिसने कंफ्यूजन पैदा किया था। द मैनिपुलेटर ऑफन कैरीज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। वह यह मानकर चलता है कि उसके एक्शंस जस्टिफाइड है, भले वे किसी को इमोशनली नुकसान पहुंचाएं। यह एंटाइटलमेंट केवल एरोगेंस नहीं होती, यह उसके वर्ल्ड व्यू का हिस्सा होती है। एक वर्ल्ड व्यू जिसमें लोग रिसोर्सेस की तरह देखे जाते हैं, न कि ऑटोनोमस बीइंग्स की तरह। यह पर्सपेक्टिव मैनिपुलेशन को आसान बनाता है, क्योंकि मैनिपुलेटर विक्टिम के इमोशनल रियलिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। हमदर्दी की भूमिका वहां केवल स्ट्रेटेजिक होती है, इमोशनल नहीं। मैनिपुलेटर को पहचानने का एक सटल तरीका उसकी कंसिस्टेंसी है। वह लगातार दूसरों की बाउंड्रीज टेस्ट करता है। छोटे रिक्वेस्ट्स, स्मॉल इंट्रूजन्स, इमोशनल पुल्स, सटल गिल्ट इन, सबका उद्देश्य यह देखना होता है कि विक्टिम की रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस कम हो तो मैनिपुलेशन तेज हो जाती है। रेजिस्टेंस अधिक हो तो मैनिपुलेटर अपना टोन बदल लेता है, या कुछ समय के लिए विड्रॉवल स्ट्रैटेजी अपनाता है। लेकिन वह बाउंड्रीज टेस्ट करना कभी पूरी तरह बंद नहीं करता। यह टेस्टिंग उसकी पर्सनैलिटी का ऑटोमेटिक फंक्शन है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि मैनिपुलेटर को
हमेशा कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। यदि वह किसी व्यक्ति के रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वह उसे मैनिपुलेट कर सकता है। प्रिडिक्टेबिलिटी ही उसे साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है। इसलिए वह विक्टिम को इमोशनल पैटर्न्स में डालने की कोशिश करता है। फियर, होप, गिल्ट, ग्रैटिट्यूड, अफेक्शन, ये सभी स्टेट्स प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस पैदा करती है। मैनिपुलेटर कभी केओस नहीं चाहता, वह कंट्रोल्ड केओस चाहता है, जहां विक्टिम का माइंड डायरेक्शनलेस हो, पर उसकी डायरेक्शन मैनिपुलेटर के हाथ में बनी रहे। मैनिपुलेटर की एक प्रमुख पहचान उसके नैरेटिव बिहेवियर से भी मिलती है। वह अक्सर अपनी कहानी कंट्रोल्ड तरीके से प्रस्तुत करता है। केयरफुली चोजन डिटेल्स, सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी, कैलकुलेटेड ऑनेस्टी। यह स्टोरी टेलिंग उसे ट्रस्ट दिलाती है, पर वह ट्रस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रक्चर देती है। विक्टिम को लगता है कि मैनिपुलेटर ऑथेंटिक है, पर उसकी ऑथेंटिसिटी भी एक क्राफ्टेड परफॉर्मेंस होती है। यह परफॉर्मेंस इतनी रिफाइंड होती है कि विक्टिम उसे नेचुरल और ऑर्गेनिक समझ लेता है। मैनिपुलेटर के भीतर गिल्ट की सेंसिटिविटी अक्सर कम होती है। वह किसी भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई कर सकता है। उसकी मॉरल रीजनिंग फ्लेक्सिबल होती है। वह अपने एक्शंस को नेसेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग या विक्टिम्स फॉल्ट के रूप में फ्रेम कर सकता है। यह फ्लेक्सिबल मोरालिटी उसे उन एक्ट्स को भी कंटिन्यू करने देती है जिन्हें ऑर्डिनरी व्यक्ति कॉन्शियंस के कारण रोक देता। उसकी गिल्टलेसनेस उसे रिस्क टेकिंग और परसिस्टेंट बनाती है, जिससे मैनिपुलेशन सस्टेन्ड और स्ट्रक्चर्ड बनी रहती है। चैप्टर 9 का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट यह है कि मैनिपुलेटर को पहचानने के लिए उसके ड्रामेटिक एक्शंस को नहीं, उसके सटल पैटर्न्स को देखना चाहिए। मैनिपुलेशन किसी एक बड़े इंसिडेंट में नहीं छुपी होती, वह छोटे हिंट्स में छुपी होती है। टोन शिफ्ट्स, टाइमिंग, सेलेक्टिव केयर, स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी, इमोशनल इंजीनियरिंग, ये संकेत उस माइंड की सिग्नेचर्स हैं जो दूसरों के इमोशंस को टूल्स की तरह उपयोग करता है। यदि व्यक्ति इन साइंस को पढ़ना सीख ले, तो वह मैनिपुलेटर से खुद को बचा सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशन कभी टेक्निक से नहीं जीतती, वह अवेयरनेस की कमी से जीतती है। चैप्टर 10, द डार्क ट्रायड, माकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी। डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए टेक्निक्स जानना पर्याप्त नहीं, उस पर्सनालिटी को समझना आवश्यक है जो इन टेक्निक्स का उपयोग करती है। यही कारण है कि पुस्तक मैनिपुलेशन के एडवांस्ड हिस्से में डार्क ट्रायड का विस्तृत वर्णन देती है। 3 ऐसे पर्सनालिटी स्टाइल्स जो मनुष्य को दूसरों की भावनाओं और सोच को प्रभावित करने में असामान्य रूप से सक्षम बनाते हैं। ये ट्रेट्स अलग अलग जन्म लेते हैं, पर जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक ट्रेट्स एक साथ मौजूद हो, तो वह व्यक्ति इन्फ्लुएंस, डिसेप्शन और माइंड कंट्रोल की जटिल रणनीतियों को बिना गिल्ट, हेजिटेशन या इमोशनल बर्डन के एग्जीक्यूट कर सकता है। माकियावेलियनिज्म डार्क ट्रायड का पहला स्तंभ है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति दुनिया को रणनीतियों और पावर डायनेमिक्स की तरह देखता है। वह इमोशंस की सतह पर काम नहीं करता, वह स्ट्रक्चर्स पर काम करता है। कौन किससे प्रभावित होता है, कौन किससे डरता है, किसके पास किस बात की आवश्यकता है। माकियावेलियन व्यक्ति के लिए ऑनेस्टी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं, बल्कि सिचुएशनल चॉइस होती है। वह उसी समय सच बोलता है जब सच उसकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है। वह पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में माहिर होता है। माकियावेलियन मैनिपुलेटर जानता है कि बड़ा कंट्रोल अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, अक्सर इतना धीरे कि विक्टिम को कभी यह महसूस नहीं होता कि वह प्लान का हिस्सा बन चुका है। नार्सिसिज्म डार्क ट्रायड का दूसरा स्तंभ है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपनी इंटरनल दुनिया में अपनी सेंट्रलिटी को एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह जीता है। उसे एडमिरेशन की आवश्यकता होती है, वैलिडेशन की प्यास होती है,
और सुपीरियॉरिटी का इल्यूजन उसके भावनात्मक संतुलन का आधार होता है। नार्सिसिस्ट मैनिपुलेशन इसलिए करता है क्योंकि उसे कंट्रोल की भूख नहीं, बल्कि सेल्फ प्रेजर्वेशन की आवश्यकता होती है। वह अपने इमेज की रक्षा के लिए, अपनी ग्रैंडियोसिटी को इंटैक्ट रखने के लिए और उस फ्रेजिलिटी को छिपाने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग करता है, जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता। नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर सबसे ताकतवर तब दिखता है जब वह सबसे इनसिक्योर होता है। उसकी वल्नरेबिलिटी कभी दिखाई नहीं देती। वह उसके पीछे छुपे चार्म, कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेंसिटी के लेयर्स में मास्क होकर आती है। साइकोपैथी डार्क ट्रायड का तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स स्तंभ है। साइकोपैथिक टेंडेंसी व्यक्ति को इमोशनल डिटैचमेंट और इम्पल्सिवनेस का ऐसा मिश्रण देती है जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। साइकोपैथिक मैनिपुलेटर गिल्ट महसूस नहीं करता और उसकी एम्पैथी कॉग्निटिव होती है। वह दूसरों की भावनाओं को समझता है पर उन्हें महसूस नहीं करता। यही उसे मैनिपुलेशन में एक असामान्य एडवांटेज देती है। वह किसी कॉन्सिक्वेंस से डरता नहीं, किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से प्रभावित नहीं होता और किसी कॉन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटता। उसका माइंड सिचुएशंस को कोल्ड लॉजिक से प्रोसेस करता है, जिससे वह ऐसी डिसीजंस ले सकता है जिन्हें ऑर्डिनरी व्यक्ति इमोशनली अनएक्सेप्टेबल मानता। यह इमोशनल कोल्डनेस उसे डेंजरस नहीं बनाती। डेंजरस उसे वह क्लैरिटी बनाती है जो उसे किसी भी इमोशनल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा कर देती है। पुस्तक यह नहीं कहती कि डार्क ट्रायड एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यह फ्रेम बताता है कि कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यदि अधिक मात्रा में एक व्यक्ति में मौजूद हो तो उसके रिलेशनल डायनामिक्स धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेटिव बन जाते हैं। सभी माकियावेलियन लोग मैनिपुलेटर नहीं होते, सभी नार्सिसिस्ट हार्मफुल नहीं होते और सभी साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले व्यक्ति डेंजरस नहीं होते। लेकिन जब ये ट्रेट्स कन्वर्जेंस में आते हैं, जब व्यक्ति स्ट्रेटेजिक, सेल्फ सेंटर्ड और इमोशनली डिटैच्ड एक साथ होता है, तब मैनिपुलेशन उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज बन जाती है। उसे टेक्निक्स सीखनी नहीं पड़ती, वह नेचुरली उन्हें उपयोग करने लगता है क्योंकि उसका माइंड उन्हें एफिशिएंट मानता है। डार्क ट्रायड ट्रेड्स मैनिपुलेटर्स को एक यूनिक एडवांटेज देती है। उनकी थिंकिंग पैटर्न्स लिनियर नहीं है, बल्कि लेयर्ड है। वे किसी सिचुएशन में सिर्फ आउटकम नहीं देखते, वे प्रोसेस, वल्नरेबिलिटीज, रिएक्शंस और पॉसिबिलिटीज को पैरेलल तरीके से स्कैन करते हैं। यही मल्टी लेयर्ड थिंकिंग उन्हें ह्यूमन बिहेवियर को बहुत जल्दी डिकोड करने में सक्षम बनाती है। विक्टिम को अक्सर लगता है कि मैनिपुलेटर उसे डीपली अंडरस्टैंड करता है और यह सच भी होता है, पर यह अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी का परिणाम नहीं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस का परिणाम होती है। मैनिपुलेटर्स का एक शेयर्ड फीचर यह भी है कि वे रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शनल लेंस से देखते हैं। कनेक्शन उनके लिए इमोशनल एक्सचेंज नहीं, स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज होता है। वे लॉयल्टी को रिवॉर्ड से जोड़ते हैं, अफेक्शन को कंप्लायंस से एंड ट्रस्ट को अपॉर्चुनिटी से। यह वर्ल्ड व्यू उन्हें इंटरपर्सनल मोरालिटी से डिटैच कर देती है। उन्हें उस तनाव का अनुभव नहीं होता जो ऑर्डिनरी व्यक्ति को तब होता है जब वह किसी को इमोशनली हर्ट करता है। उनका इमोशनल सिस्टम वैसे बिल्ट नहीं होता, उनकी इनर लॉजिक एफिशिएंसी और एडवांटेज पर आधारित होती है। डार्क ट्रायड में सबसे सटल ट्रेट मैकियावेलियनिज्म है, क्योंकि यह स्लो स्ट्रैटेजी की भाषा बोलता है। नार्सिसिज्म सबसे विजिबल ट्रेट है, क्योंकि यह एडमिरेशन की जरूरत से ड्रिवन होता है। साइकोपैथी सबसे मिसअंडरस्टूड ट्रेट है, क्योंकि यह इमोशनल एब्सेंस और शार्प एनालिसिस को एक साथ कैरी करता है। जब यह तीनों ट्रेट्स एक व्यक्ति में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वह व्यक्ति चार्म और डेंजर का अनयूजुअल मिश्रण बन जाता है। वह आपको पढ़ सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है और यदि चाहे तो आपको रीशेप भी कर सकता है। चैप्टर 10। एक बात पर स्पष्ट है कि मैनिपुलेटर को पहचानने के लिए उसके ड्रामेटिक एक्ट्स को नहीं, उसकी साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर को पढ़ा जाता है।
डार्क ट्रायड आपको इसी आर्किटेक्चर की झलक देती है। यह झलक किसी पर्सन को जज करने के लिए नहीं, बल्कि पैटर्न्स को पहचानने के लिए है। वे पैटर्न्स जो रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल देते हैं जहां एक माइंड दूसरे माइंड पर धीरे धीरे कब्जा करने लगता है। नियंत्रण कभी अचानक नहीं होता। वह व्यक्ति की वल्नरेबिलिटीज, डिजायर्स और इल्यूजन्स के माध्यम से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डार्क ट्रायड वही पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क है जो इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को क्लैरिटी और स्टेबिलिटी देता है। चैप्टर 11, डार्क सेडक्शन साइकोलॉजी, डिजायर एज अ वेपन। सेडक्शन को लोग अक्सर अट्रैक्शन या केमिस्ट्री का खेल समझ लेते हैं, लेकिन पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि डार्क सेडक्शन साइकोलॉजी अट्रैक्शन का नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस का विषय है। यह वह क्षेत्र है जहां डिजायर केवल इच्छा नहीं रहती, वह कंट्रोल का माध्यम बन जाती है। मनुष्य की भावनाएं जितनी तीव्र होती है, उतनी ही आसानी से उन्हें मोड़ा जा सकता है। डिजायर सबसे तीव्र भावना है और इसी कारण सबसे मैनिपुलेबल भी। डार्क सेडक्शन इसी तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य उस व्यक्ति की ओर सबसे तेज आकर्षित होता है जो उसकी हिडन नीड्स को मिरर कर दे। यह मिररिंग कोई रोमांटिक क्वालिटी नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टूल है। वह रास्ता जिससे मैनिपुलेटर विक्टिम की इनर वल्नरेबिलिटीज तक पहुंचता है। सिडक्शन का पहला चरण हमेशा फेमिलियरिटी के इल्यूजन से शुरू होता है। मैनिपुलेटर विक्टिम को यह महसूस करवाता है कि वह उसे समझता है। उसकी लोनलीनेस, उसकी साइलेंस, उसकी अनस्पोकन नीड्स और उसकी डिजायर्स के क्वाइट कॉर्नर्स तक। यह समझ अक्सर जेन्युइन नहीं होती, यह एक क्राफ्टेड परसेप्शन होती है, लेकिन विक्टिम इसे रियल मान लेता है क्योंकि मनुष्य उस कनेक्शन को जल्दी अपनाता है जो उसे उसके अनएक्सप्रेस्ड सेल्फ के करीब ले जाए। डार्क सेडक्शन का यही फाउंडेशन है। वह व्यक्ति की अनमेट इमोशनल हंगर को सरफेस पर लाता है और फिर उसी हंगर को फुलफिल करने का वादा बन जाता है। विक्टिम इसे इंटीमेसी समझ लेता है, जबकि वास्तव में यह डिपेंडेंसी के लिए एक पाथ क्रिएशन होता है। डिजायर को मैनिपुलेटर कभी सीधे एक्सप्लॉइट नहीं करता, वह पहले उसे एम्पलीफाई करता है। किसी व्यक्ति को स्पेशल महसूस करवाना, उसके वैल्यू को आइडियलाइज लैंग्वेज में फ्रेम करना, उसके प्रेजेंस को इमोशनली चार्ज्ड बनाना, ये सभी स्टेप्स उसके भीतर डिजायर को हाइटेंड स्टेट में ले जाते हैं। जब डिजायर हाइटेंड होती है, तब रीजनिंग नेचुरली वीकन होती है। इमोशनल सर्ज में व्यक्ति अपने जजमेंट को पॉज पर रखकर अटैचमेंट को प्राथमिकता देता है। यह पॉज वही साइकोलॉजिकल गैप है जहां मैनिपुलेशन आसानी से प्रवेश करता है। सिडक्शन की शक्ति इसी में है कि वह रीजनिंग को खुद नहीं तोड़ती, वह रीजनिंग को टेम्परेरीली इरेलीवेंट कर देती है। डार्क सिडक्शन में अफेक्शन और अटेंशन दो प्राइमरी टूल्स होते हैं, पर उनका उपयोग प्रिडिक्टेबल रूप में नहीं होता। मैनिपुलेटर कभी अचानक इंटेंस इंटरेस्ट दिखाता है, कभी सटल विड्रॉल। ये ऑसिलेशन विक्टिम के नर्वस सिस्टम को एक अनप्रिडिक्टेबल रिदम में डाल देती है। विक्टिम यह जान नहीं पाता कि वह एडमायर्ड है या लूजिंग कनेक्शन। यही अनसर्टेनिटी उसे और गहराई से मैनिपुलेटर की ओर खींचती है। उसके भीतर एक कंपेलिंग अर्ज पैदा होती है कि वह इस पर्सन को प्लीज्ड रखे, सिक्योर रखे और कनेक्शन को स्टेबलाइज करे। यह अर्ज धीरे धीरे इमोशनल कंप्लायंस में बदल जाती है, एक ऐसी कंप्लायंस जिसमें विक्टिम की डिजायर्स उसकी ओन नहीं रह जाती, वे मैनिपुलेटर के क्यूज से शेप होने लगती है। सिडक्शन का सबसे सटल हिस्सा है प्रोजेक्टेड फैंटेसी। मैनिपुलेटर विक्टिम को उस वर्जन में बदल देता है जिसे विक्टिम खुद अपने भीतर देखना चाहता है। वह उसे आइडियल प्रेम, आइडियल अटेंशन, आइडियल एक्सक्लूसिविटी की ब्रीफ ग्लिम्सेस देता है। ये ग्लिम्सेस लव नहीं होते, ये साइकोलॉजिकल टोकन्स होते हैं जो विक्टिम को इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एंटाइज करते हैं। विक्टिम को लगता है
कि वह किसी रेयर कनेक्शन का हिस्सा है, किसी डीप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, जबकि वास्तव में वह एक क्राफ्टेड इमोशनल नैरेटिव का हिस्सा होता है जिसे धीरे धीरे दूसरी दिशा में मोड़ा जाना है। सेडक्शन की सबसे डेंजरस क्वालिटी यह है कि यह अपने साथ इमोशनल जस्टिफिकेशन लाती है। जब व्यक्ति इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाता है, तब वह मैनिपुलेटर के इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को भी पॉजिटिव फ्रेम में एक्सप्लेन करने लगता है। वह एक्सक्यूजेस बनाता है, रीजंस खोजता है और मैनिपुलेटर की इंटेंशंस को आइडियलाइज करने लगता है। यह जस्टिफिकेशन विक्टिम की माइंड में एक इंटरनल डिफेंस बन जाती है, जो मैनिपुलेटर की फ्लॉड बिहेवियर को भी एक्सेप्टेबल बना देती है। यही वह बिंदु है जहां सेडक्शन इन्फ्लुएंस में बदलती है, इन्फ्लुएंस डिपेंडेंसी में और डिपेंडेंसी कंट्रोल में। डार्क सेडक्शन में फिजिकल इंटीमेसी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होती है साइकोलॉजिकल इंटीमेसी। वह इंटीमेसी जो व्यक्ति की सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल देती है। जब मैनिपुलेटर विक्टिम को उसकी डिजायर्स, उसके फियर्स और उसके सेल्फ इमेज के मिरर में देखता है, तब विक्टिम को लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा है जो उसे देख सकता है। यह देखना सेडक्शन का सबसे पोटेंट इल्यूजन है। मैनिपुलेटर उस इल्यूजन को तब तक इंटैक्ट रखता है जब तक उसकी नीड पूरी होती रहती है। जैसे ही आवश्यकता बदलती है, यह इंटीमेसी कोल्डनेस में बदल सकती है। विक्टिम को यह अब्रप्ट शिफ्ट समझ नहीं आता और वह क्लैरिटी खोजते खोजते और गहराई से उसी कनेक्शन में फंसता चला जाता है। सिडक्शन में कंट्रोल ओवर्ट रूप में कभी नहीं आता। मैनिपुलेटर रिलेशनशिप को कभी पॉजेसिव टोन में फ्रेम नहीं करता। वह सिर्फ इमोशनल डायरेक्शन बदलता है। वह विक्टिम को सटली यह महसूस करवाता है कि उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके इमोशनल फुलफिलमेंट का प्राइमरी सोर्स वही कनेक्शन है। यह डिपेंडेंसी इतनी क्वाइटली बनती है कि विक्टिम उसे अटैचमेंट समझ लेता है। अटैचमेंट के नाम पर दिया गया सरेंडर मैनिपुलेशन की सबसे साइलेंट विक्ट्री है। चैप्टर 11 अंत में यही बताता है कि सेडक्शन तब डार्क बनती है जब डिजायर वेपन बन जाए, जब अट्रैक्शन कनेक्शन की जगह इन्फ्लुएंस पैदा करे, जब इंटीमेसी अंडरस्टैंडिंग की जगह डिपेंडेंसी पैदा करे और जब कनेक्शन व्यक्ति को उसके भीतर मजबूत बनाने की बजाय धीरे धीरे उसके भीतर की ऑटोनॉमी को डिसॉल्व करने लगे। डार्क सेडक्शन की शहरत इसी में है कि यह मीठे स्वर में काम करती है, हार्शनेस में नहीं। वह विक्टिम के उन हिस्सों को छूती है जिन तक वह खुद भी नहीं पहुंचा था, और जो व्यक्ति अपने भीतर खोली गई जगह को भरने के लिए मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए, वह अनजाने में कंट्रोल की दिशा में चलता जाता है। डार्क सेडक्शन का साइकोलॉजिकल ट्रूथ यही है। यह लव का खेल नहीं, परसेप्शन का खेल है। और परसेप्शन जब किसी और की क्राफ्टेड रियलिटी से गवर्न्ड होने लगे, तो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं, अपनी कंडीशनिंग से डिसीजंस लेने लगता है। सेडक्शन की असली शक्ति इसी क्वाइट कंडीशनिंग में छुपी है। चैप्टर 12 वल्नरेबिलिटी मैपिंग, व्हाई सम पीपल गेट कंट्रोल्ड। माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेशन को केवल मैनिपुलेटर की शक्ति के रूप में देखना एक अधूरा दृष्टिकोण है। पुस्तक यह बहुत स्पष्ट करती है कि मैनिपुलेशन उतना ही विक्टिम की साइकोलॉजी पर निर्भर करता है जितना मैनिपुलेटर की स्ट्रैटेजी पर। कोई भी व्यक्ति अचानक कंट्रोल में नहीं आता। वह धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचता है जहां उसका इमोशनल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगता है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग इसी प्रक्रिया का वर्णन है। वह समझ कि कौन से लोग किस परिस्थितियों में और किस कारण से मैनिपुलेशन के लिए खुले हो जाते हैं। यह ओपननेस कोई दोष नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव की वह परत है जिसे पहचानना ही सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। वल्नरेबिलिटीज सबसे पहले इमोशनल हिस्ट्री में छुपी होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ ऐसी अनकही कहानियां लेकर चलता है, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, निग्लेक्ट, अनमेट अफेक्शन,
जो उसकी भविष्य की इमोशनल रिस्पॉन्सेज को शेप करती है। जब कोई मैनिपुलेटर इन कहानियों को समझ लेता है, तो वह उस भाषा में बात करने लगता है जिसे विक्टिम ने कभी किसी को नहीं बताई। यही पहचान मैनिपुलेशन का आधार बनती है। व्यक्ति को लगता है कि उसे पहली बार कोई सही से समझ पाया है, जबकि वास्तव में उस समझ में हीलिंग नहीं, बल्कि एंट्री पॉइंट छुपा होता है। कुछ लोगों की वल्नरेबिलिटी उनकी अटैचमेंट स्टाइल में छुपी होती है। जिन व्यक्तियों का अटैचमेंट एंग्शियस होता है, वे कनेक्शन खोने के डर से अपने आप को अधिक कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, और यह आवश्यकता उन्हें इमोशनली कंप्लायंट बनाती है। मैनिपुलेटर के लिए यह एक स्पष्ट ओपनिंग होती है। व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज को स्टेबलाइज करने की बजाय उन्हें फ्लेक्सिबल कर देता है, सिर्फ इसलिए कि कनेक्शन बना रहे। यह फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ ऑटोनॉमी को घिस देती है और पर्सनली अननोइंगली इन्फ्लुएंस के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। सेल्फ एस्टीम भी वल्नरेबिलिटी का एक केंद्रीय हिस्सा है। लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति वैलिडेशन की भूख में डिसीजंस लेता है। वह एक्सेप्टेंस खोजता है, और इस एक्सेप्टेंस की खोज में वह उन बिहेवियर्स को भी टॉलरेट कर लेता है जो उसके कल्याण के विरुद्ध होते हैं। जब कोई मैनिपुलेटर उसे प्रशंसा देता है या उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्टिव टर्म्स में फ्रेम करता है, तो वह इस अटेंशन को रेयर और प्रेशियस समझकर इमोशनली इन्वेस्ट होने लगता है। यही इन्वेस्टमेंट उसकी जजमेंट को सॉफन कर देती है। जजमेंट जितनी सॉफ्ट होगी, इन्फ्लुएंस उतना डीप होगा। लो सेल्फ एस्टीम विक्टिम को अपने ही परसेप्शंस पर संदेह दिलाती है, जो मैनिपुलेटर के लिए सबसे अनुकूल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। वल्नरेबिलिटी का एक सटल रूप लोनलीनेस है। इमोशनल या सोशल आइसोलेशन व्यक्ति को कनेक्शन के लिए अधिक रिसेप्टिव बना देता है। जब किसी को लंबे समय बाद वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग या कंपेनियनशिप मिलता है, तो वह उसे डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू दे देता है। मैनिपुलेटर इस आइसोलेशन को समझता है और कनेक्शन को गिफ्ट की तरह प्रेजेंट करता है। यह कनेक्शन धीरे धीरे विक्टिम के लिए इमोशनल नेसेसिटी बन जाता है। नेसेसिटी डिपेंडेंसी को जन्म देती है और डिपेंडेंसी कंट्रोल की सीढ़ी बन जाती है। जो व्यक्ति कनेक्शन खोने से डरता हो, वह इन्फ्लुएंस का प्रतिरोध नहीं करता, वह उसे जस्टिफाई करता है। कुछ लोगों की वल्नरेबिलिटी उनकी इंटरनल क्लैरिटी से संबंधित होती है। वे अपने इमोशंस को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या अपने एक्सपीरियंसेस को मीनिंग नहीं दे पाते। यह एम्बिग्युइटी उन्हें एक्सटर्नल गाइडेंस के लिए अधिक ओपन कर देती है। मैनिपुलेटर इस एम्बिग्युइटी को एक्सप्लॉइट करता है। वह विक्टिम को मीनिंग देता है। मीनिंग प्राप्त करने की मानव इच्छा इतनी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति उसके लिए अपनी इंडिपेंडेंस तक सैक्रिफाइस कर सकता है। जब मैनिपुलेटर मीनिंग का प्रोवाइडर बन जाता है, तो उसके वर्ड्स इंटरनल लॉजिक की जगह लेने लगते हैं। ट्रॉमा वल्नरेबिलिटी मैपिंग का सबसे गहरा हिस्सा है। जिन व्यक्तियों ने चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल नेग्लेक्ट या अनस्टेबल केयर गिविंग का अनुभव किया हो, वे प्रिडिक्टेबिलिटी और सेफ्टी को लेकर हाइपर सेंसिटिव होते हैं। मैनिपुलेटर उन्हें पहले स्टेबिलिटी का इल्यूजन देता है और फिर उन्हीं ट्रिगर्स को एक्टिवेट करके कंप्लायंस प्राप्त करता है। ट्रॉमा सर्वाइवर यह पहचान नहीं पाता कि उसकी इमोशनल रिएक्शंस प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं, पास्ट वुंड से गवर्न्ड हो रही है। यह मिस इंटरप्रिटेशन उसे मैनिपुलेटर के स्क्रिप्ट में और गहराई से ले जाती है। कुछ लोगों की वल्नरेबिलिटी उनकी एम्पैथी में छुपी होती है। हाई एम्पैथी इंडिविजुअल्स दूसरों की डिस्कंफर्ट को अपने डिस्कंफर्ट की तरह अनुभव करते हैं। जब मैनिपुलेटर सटल गिल्ट, सेल्फ पिटी या इमोशनल फ्रेजिलिटी प्रकट करता है, तो एम्पैथिक व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करता है। यह मदद कंपैशन नहीं, कंडीशनिंग बन जाती है। मैनिपुलेटर एम्पैथी का उपयोग भावनात्मक जिम्मेदारी प्लेस करने के लिए करता है, जिससे विक्टिम को लगता है कि उसकी ड्यूटी है कि वह मैनिपुलेटर को इमोशनली स्टेबलाइज करे। यह ड्यूटी माइंड कंट्रोल के लिए परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप है।
वल्नरेबिलिटीज कभी आइसोलेटेड नहीं होती, वे इंटरकनेक्टेड होती है। लो सेल्फ एस्टीम लोनलीनेस के साथ कंबाइन हो सकती है, ट्रॉमा एंग्शियस अटैचमेंट में बदल सकता है, इमोशनल एम्बिग्युइटी डिपेंडेंसी का रास्ता बना सकती है। जब ये वल्नरेबिलिटीज लेयर्ड रूप में मौजूद हो, तो व्यक्ति का माइंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए अत्यधिक ससेप्टेबल हो जाता है। यह ससेप्टेबिलिटी कमजोरी नहीं, यह अनहील्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस है। लेकिन मैनिपुलेटर इसे वीकनेस की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। चैप्टर 12 का सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट यही है कि मैनिपुलेशन हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने इंटरनल सिग्नल्स को कितना समझता है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक डिफेंसिव टूल है। यदि व्यक्ति अपनी इमोशनल ओपनिंग्स को पहचान ले, तो वह मैनिपुलेटिव एंट्री पॉइंट्स को बंद कर सकता है। अवेयरनेस व्यक्ति को इनवल्नरेबल नहीं बनाती, पर यह उसे प्रिडिक्टेबल बनने से रोक देती है। प्रिडिक्टेबिलिटी ही मैनिपुलेशन का ईंधन है। जो व्यक्ति अपनी वल्नरेबिलिटीज को जानकर जीता है, उसे कंट्रोल करना कठिन होता है। जो व्यक्ति उन्हें अनदेखा करता है, वह अनजाने में मैनिपुलेशन की दिशा में चलने लगता है। चैप्टर 18 डिफेंस अगेंस्ट मैनिपुलेशन, अवेयरनेस, रेजिस्टेंस एंड काउंटर स्ट्रेटजीज। मैनिपुलेशन को समझने का अंतिम उद्देश्य मैनिपुलेटर को इमिटेट करना नहीं, बल्कि उससे सुरक्षित रहना है। पुस्तक इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि माइंड कंट्रोल से बचने का सबसे प्रभावी तरीका टेक्निक्स को सीखना नहीं, बल्कि अपने भीतर क्लैरिटी विकसित करना है। यह क्लैरिटी व्यक्ति को उन सटल शिफ्ट्स को पहचानने की क्षमता देती है जहां मैनिपुलेशन शुरू होता है। क्योंकि मैनिपुलेशन कभी लाउड नहीं होता, वह हमेशा ऐसे स्थान से शुरू होता है जहां व्यक्ति खुद को सही और दूसरे को हेल्पफुल समझ रहा होता है। डिफेंस का पहला कदम यही है कि व्यक्ति यह सीखे कि कब उसका जजमेंट वीकेंड हो रहा है, कब उसका इमोशनल बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, और कब उसका बिहेवियर किसी एक्सटर्नल पैटर्न के अनुसार बदलने लगा है। अवेयरनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। व्यक्ति जितना अधिक अपने इंटरनल स्टेट्स को ऑब्जर्व करता है, उतना ही जल्दी वह समझ पाता है कि उसके थॉट्स और रिएक्शंस में क्या ऑथेंटिक है और क्या एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड। मैनिपुलेटर अक्सर विक्टिम को उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी के क्षणों में पकड़ता है। लोनलीनेस, गिल्ट, कंफ्यूजन, होप, एडमिरेशन। इन स्टेट्स में व्यक्ति क्लैरिटी नहीं, कंफर्ट चाहता है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस क्रेविंग को देख लेता है, तब वह समझ सकता है कि कौन सा कंफर्ट जेन्युइन है और कौन सा स्ट्रेटेजिकली ऑफर्ड। यह अंतर सटल होता है, पर यही अंतर मैनिपुलेशन की दिशा को रोक देता है। रेजिस्टिंग मैनिपुलेशन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बाउंड्रीज की अवेयरनेस। बाउंड्रीज का मतलब केवल डिस्टेंस नहीं, बल्कि यह समझ है कि किस स्पेस में मैं अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंप्लीट अथॉरिटी रखता हूं। मैनिपुलेटर बाउंड्रीज को सटल रूप से वीकन करता है, इमोशनल क्लोजनेस के नाम पर, एम्पैथी के नाम पर, अंडरस्टैंडिंग के नाम पर। यदि व्यक्ति यह पहचान ले कि कौन सी कॉन्वर्सेशन उसके इंटरनल स्टेट को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर रही है, तो वह उसी समय साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना सकता है। डिस्टेंस अवॉइडेंस नहीं, स्टेबलाइजेशन है। जब व्यक्ति स्टेबलाइज्ड होता है, तब इन्फ्लुएंस उस पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता जितना वह अनस्टेबल स्थिति में डाल सकता है। काउंटर स्ट्रेटेजी का एक सटल रूप है स्लो थिंकिंग। मैनिपुलेशन हमेशा इमोशनल टेम्पो पर काम करता है। जितना तेज टेम्पो, उतनी कम रीजनिंग। यदि व्यक्ति किसी भी इमोशनली चार्ज्ड इंटरैक्शन में पॉज कर सके, कॉन्टेक्स्ट बदल सके या रिस्पॉन्स डिले कर सके, ठीक, तो उसकी कॉग्निटिव क्लैरिटी वापस आने लगती है। यह क्लैरिटी मैनिपुलेटर के प्लान को डिसरप्ट कर देती है, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी विक्टिम की इंपल्सिव रिएक्शंस पर निर्भर होता है। स्लो थिंकिंग व्यक्ति को अपने ही इमोशनल रिदम पर वापस लाता है।
और यही रिदम उसे इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने में मदद करती है। पुस्तक यह भी बताती है कि मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली रेजिस्टेंस सेल्फ वैलिडेशन है। विक्टिम जितना कम अपने परसेप्शन पर डाउट करेगा, उतनी कम जगह मैनिपुलेशन को मिलेगी। मैनिपुलेटर्स हमेशा विक्टिम की जजमेंट पर छोटे छोटे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर व्यक्ति अपने अनुभवों को इंटरनली वैलिडेट करना सीख जाए, किसी मेमोरी पर भरोसा, किसी इंट्यूशन पर भरोसा, किसी डिस्कम्फर्ट को लेजिटिमेट समझना, तो वह मैनिपुलेटर को उस साइकोलॉजिकल एंट्री पॉइंट से वंचित कर देता है जहां से कंट्रोल शुरू होता है। सेल्फ वैलिडेशन ऑटोनॉमी को रिस्टोर करती है, और ऑटोनॉमी मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा विरोध है। डिफेंस का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है इमोशनल लिटरेसी। यदि व्यक्ति अपने भीतर यह पहचान सके कि कौन सी भावना किस पास्ट एक्सपीरियंस से ट्रिगर्ड है, तो वह वर्तमान के सिग्नल्स को पास्ट के वुंड्स के साथ कंफ्यूज नहीं करेगा। यह कंफ्यूजन मैनिपुलेटर्स द्वारा सबसे आसानी से एक्सप्लॉइट की जाती है। इमोशनल लिटरेसी व्यक्ति को यह क्लैरिटी देती है कि कौन सा इमोशन प्रेजेंट है और कौन सा रिमेंबर्ड पेन है। जब यह डिस्टिंक्शन साफ हो जाती है, तब मैनिपुलेटर के गिल्ट, फियर या लॉन्गिंग बेस्ड टैक्टिक्स कमजोर हो जाते हैं। रेजिस्टेंस की प्रक्रिया केवल इंटरनल नहीं होती, कभी कभी एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी आवश्यक होता है। जब व्यक्ति किसी मैनिपुलेटिव डायनामिक में फंस जाता है, तो उसकी क्लैरिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। किसी ट्रस्टेड आउटसाइडर से कॉन्वर्सेशन व्यक्ति को अपनी स्थिति को दूसरी लेंस में देखने का मौका देती है। यह लेंस उसे नैरेटिव से बाहर खड़ा कर देती है और उसे उस मैनिपुलेशन आर्किटेक्चर को देखने में सक्षम बनाती है जिसे वह अंदर से देख ही नहीं पाता था। यह एक्सटर्नल ग्राउंडिंग मैनिपुलेशन के इल्यूजन को तोड़ सकती है। पुस्तक के अंतिम हिस्से में यह बताया गया है कि डिफेंस का अंतिम आधार सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेशन में इसलिए फंसता है क्योंकि वह किसी मोमेंट में अपने इमोशनल नीड्स को अपनी ऑटोनॉमी से बड़ा मान लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी को फिर से केंद्र में लाता है। यह वह पॉइंट है जहां व्यक्ति किसी भी कनेक्शन या नैरेटिव से बड़ा अपने साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को मानने लगता है। जब इंटेग्रिटी प्राथमिकता बन जाती है, तब व्यक्ति उन सटल ट्रैप्स को पहचानने लगता है जो उसे इमोशनल सबमिशन की ओर ले जाते हैं। यही रिकॉग्निशन मैनिपुलेशन को इनइफेक्टिव बना देता है। चैप्टर 13 इस विचार के साथ समाप्त होता है कि मैनिपुलेशन से बचाव किसी बाहरी टेक्निक को सीखने में नहीं, बल्कि इनवर्ड क्लैरिटी में है। मनुष्य को इन्फ्लुएंस से मुक्त होने के लिए मैनिपुलेटर को बदलने की आवश्यकता नहीं, खुद को समझने की आवश्यकता होती है। अवेयरनेस रेजिस्टेंस को जन्म देती है, रेजिस्टेंस ऑटोनॉमी को। ऑटोनॉमी वही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है जिसे कोई मैनिपुलेटर बिना आपकी अनुमति के छू नहीं सकता। मैनिपुलेशन वहीं तक पहुंचती है जहां तक व्यक्ति अनअवेयर है। अवेयरनेस वह सीमा रेखा है जहां इन्फ्लुएंस रुक जाता है और सेल्फ अथॉरिटी शुरू होती है। चैप्टर 5 द डार्क मिरर, एथिकल पैराडॉक्स एंड ह्यूमन नेचर। मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल की दुनिया को समझने के बाद व्यक्ति जिस प्रश्न के सामने खड़ा होता है, वह तकनीक का नहीं, बल्कि मनुष्यता का प्रश्न है। पुस्तक के अंतिम अध्याय का स्वर शांत है, लगभग थका हुआ, जैसे लंबे सफर के बाद कोई यात्री खुद से पूछ रहा हो कि उसने जो देखा वह केवल बाहरी दुनिया का अंधेरा था या उसके अपने भीतर का भी। डार्क साइकोलॉजी के माध्यम से हम यह जान लेते हैं कि मनुष्य कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे रियलिटी बदलती है और कैसे इमोशंस को डायरेक्शन दी जा सकती है। पर यह ज्ञान एक और अधिक कठिन सत्य की ओर इशारा करता है कि मनुष्य ऐसा ही बना है। वह प्रभावित होता है, वह दिशा लेता है, वह डिजायर और फियर से ड्रिवन होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैनिपुलेशन कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं, वह मानव स्वभाव की ही एक जटिल परत है। एथिकल पैराडॉक्स की शुरुआत यहीं होती है।
यदि इन्फ्लुएंस हर जगह है, बातचीत में, मीडिया में, रिलेशनशिप्स में, तो मैनिपुलेशन और पर्सुएशन के बीच रेखा कहाँ है? कब कोई व्यक्ति किसी को गाइड कर रहा है और कब वह कंट्रोल कर रहा है? यह डिस्टिंक्शन पुस्तक में कहीं रिजिड नहीं है, क्योंकि मानव मन रिजिड नहीं। मनुष्य वही सुनता है जो उससे रेजोनेट करता है और वही मानता है जिससे उसे सुरक्षा मिलती है। यही कारण है कि बुक ये नहीं कहती कि मैनिपुलेशन इनहेरेंटली ईविल है। वह ये कहती है कि मैनिपुलेशन पावर है, और हर पावर की तरह उसका उपयोग करने वाला ही तय करता है कि वह हीलिंग बनेगी या हार्म। इस अध्याय में लेखक यह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यक्ति में मैनिपुलेशन की क्षमता जन्मजात नहीं, लेकिन मैनिपुलेशन की संभावना जन्मजात है। मनुष्य अपने अधिकार से नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी से मैनिपुलेटिव बनता है। जब व्यक्ति थ्रेटेंड महसूस करता है, जब उसे रिजेक्शन का डर होता है, जब वह अपने महत्व के बारे में अनसर्टेन होता है, तभी वह किसी और की परसेप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह कंट्रोल उसकी पावर का प्रूफ नहीं होता, यह उसकी फ्रेजिलिटी का प्रमाण होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विक्टिम और मैनिपुलेटर की मानवता दोनों दिखती है। मानवता जो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का मिश्रण है। एथिकल पैराडॉक्स का दूसरा पहलू यह है कि अवेयरनेस किसी व्यक्ति को मैनिपुलेटर से सुरक्षित तो कर देती है, पर उसे इन्फ्लुएंस से मुक्त नहीं करती। इन्फ्लुएंस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम सभी दुनिया से मीनिंग लेते हैं, और मीनिंग हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन से आता है। कोई व्यक्ति कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं होता। ऑटोनॉमी एक आदर्श है, न कि वास्तविक अवस्था। इस सत्य को स्वीकार करना व्यक्ति को रिजिड नहीं, बल्कि ग्राउंडेड बनाता है। वह इन्फ्लुएंस को फियर की तरह नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगता है। वह कंट्रोल की कोशिश नहीं करता, वह क्लैरिटी खोजता है। और क्लैरिटी ही वह स्थान है जहां से एथिकल बिहेवियर जन्म लेता है। पुस्तक यह भी बताती है कि मैनिपुलेशन को समझना व्यक्ति को अंधेरा नहीं बनाता, यह उसे दर्पण देता है। इस दर्पण में वह अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी डिजायर्स और अपने इल्यूजन्स देख सकता है। यदि व्यक्ति यह देख पाए कि किसी भी रिश्ते में वह क्या खोज रहा है, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, एडमिरेशन, एस्केप, तब वह समझ सकता है कि मैनिपुलेशन में फंसने का कारण मैनिपुलेटर नहीं, उसकी ओन अनमेट नीड्स थी। यह अवेयरनेस उसे बिटर नहीं करती, यह उसे रिस्पॉन्सिबल बनाती है। वह दूसरों पर दोष नहीं डालता, वह अपने अनुभवों को समझना शुरू करता है। डार्क साइकोलॉजी के सबसे अंतिम हिस्से में यह विचार शांत रूप से उभरता है कि मनुष्य इन्फ्लुएंस का विरोध नहीं कर सकता, पर वह इन्फ्लुएंस के भीतर सचेत रह सकता है। एथिकल पैराडॉक्स यही हल होता है जब अवेयरनेस पावर की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। जब व्यक्ति इन्फ्लुएंस का उपयोग किसी के मन को कैप्चर करने के लिए न करके उसे क्लैरिटी देने के लिए करे। जब कनेक्शन डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि म्यूचुअलिटी पर बने। जब इमोशंस टूल्स नहीं, ट्रूथ्स बने। और जब परसेप्शन वेपन नहीं, अंडरस्टैंडिंग बने। इस अध्याय में लेखक उस अंतिम चेतावनी को दोहराता है जिसे पूरा पुस्तक सपोर्ट करती है। नॉलेज केवल उतना ही सुरक्षित है जितना उसे संभालने वाला मन। डार्क साइकोलॉजी को जानने के बाद व्यक्ति दो रास्तों में से किसी एक पर चल सकता है। पहला रास्ता वह है जहां यह ज्ञान एक्सप्लॉयटेशन की क्षमता बन जाता है। दूसरा वह है जहां यह ज्ञान प्रोटेक्शन की क्षमता बन जाता है। यह चुनाव टेक्निक पर नहीं, कैरेक्टर पर निर्भर करता है। कैरेक्टर वह जगह है जहां इंटेंट जन्म लेता है। इंटेंट वह जगह है जहां एथिक्स जीवित रहती है। अंतिम पैराग्राफ में लेखक यह कहता है कि मैनिपुलेशन को समझना दुनिया का अंधेरा देखने जैसा है, पर उससे भी कठिन है अपने भीतर उस हिस्से को देखना जो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। यही डार्क मिरर है, वह दर्पण जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव के
शैडो एलिमेंट्स देख सकता है। यह दर्पण व्यक्ति को डराता नहीं, वह उसे ईमानदार बनाता है। इन्फ्लुएंस से बचने और इन्फ्लुएंस का उपयोग करने के बीच जो बारीक अंतर है, उसे पहचानने का यही एकमात्र रास्ता है। जब व्यक्ति इस दर्पण को स्वीकार कर लेता है, तो वह न मैनिपुलेटर बनता है, न विक्टिम, वह अवेयर बनता है। और अवेयरनेस वह स्टेट है जहां माइंड कंट्रोल की कोई तकनीक जड़ नहीं पकड़ पाती। कहानी यहां खत्म नहीं होती। मन को जितना जानोगे, वह उतना ही गहरा खुलता जाएगा। अगर तुम्हें यह यात्रा कुछ सिखा गई हो, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को नया दिशा दी हो, तो बस उंगली चलाओ, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और वो हाइप बटन भी ऑन कर दो, क्योंकि अगली सच्चाई और भी कड़क है और तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे।